लेक्चर 91 अनटाइटल्ड चैप्टर। एकता जी को पिंकी ने उनके रूम में आराम करने भेज दिया था। कल से ही वो काम किए जा रही थी और आज सुबह भी सबके आने की वजह से वो सारा काम अपनी देखरेख में ही करा रही थी। उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं थी। इतने सालों की वीकनेस धीरे धीरे ही जाने वाली थी, इसलिए पिंकी ने उन्हें आराम करने का बोल रूम में भेज दिया। वही यश जी उनके सिर पर हाथ फेर के उन्हें भी जल्दी आराम करने का बोल वो भी एकता जी के पीछे अपने रूम में चले गए। इन दिनों ऑफिस राघव अच्छे से संभाल रहा था और कभी कभी उसकी मदद राज कर देता था। उन्हें उनके दोनों बेटों ने आराम करने की सख्त हिदायत दे रखी थी। वही हॉल में अब पिंकी, संजना और एकांशी ही रह गए थे। एकांशी पिंकी को देख, भाभी माँ आप आराम से बैठो, ये सारा काम हम देख लेंगे। पिंकी एकांशी को घूरते हुए, तबीयत खराब है न तुम्हारी, इसलिए चुपचाप बैठो, मैं और संजना देख लेंगे। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे थोड़ा बहुत काम करने का बोला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। लेकिन भाभी माँ, पिंकी उसे देख, अब तुम कुछ बोली ना तो तुम देखना, और खबरदार जो सोफे पर से खड़ी हुई। फिर संजना को देख, संजना तुम यहाँ का काम सर्वेंट से कराओ, मैं किचन में जाती हूँ, वहाँ का काम करा के आती हूँ, फिर साथ में बैठेंगे। और हाँ, इसके ऊपर नजर रखना, अभी तबीयत ठीक नहीं है इसकी, कोई काम न करे। संजना पिंकी को देख, जी दी, आप भी आराम से करना, कोई भारी सामान नहीं उठाना, बाकी काम सर्वेंट कर देंगे। मम डोंट वरी, मैं सर्वेंट से सफाई कराऊंगी, लेकिन उनके पास खड़ा रहना भी जरूरी है ना। वही रूम के पास एकता को और यश जी खड़े तीनों को ऐसे देख मुस्कुरा देते हैं। वही यश जी एकता जी को कंधे से पकड़ रूम में लेट हुए, बेड पर बिठा के, चलो अब तुम भी आराम करो, तब से काम के लगी हुई हो। एकता जी यश जी के कंधे पर सिर रखकर, मेरा आराम तो मेरे बच्चों की खुशी है, और आप साथ हो तो थकान कैसे हो सकती है। यश जी उन्हें देख, तुम आज भी ऐसी हो जैसी सालों पहले थी। पहले मेरे मॉम डैड के ख्याल रखते हुए तुम्हें खुशी मिलती थी, आज बच्चों में। जब भी थकान होती तो मेरे कंधे पर सिर रखकर बैठ जाती थी, और आज भी। एकता जी यश जी को देख, वो आपके ही नहीं मेरे भी माँ बाप थे, और बच्चे तो मेरे जीने की वजह है। उनके चेहरे को खुशी से मेरी सारी थकान, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। यश जी उनका माथा चूम के, आपसे बच्चों में आपके ही संस्कार है। बेशक आप उनके साथ नहीं थी ललित, फिर भी उनके अंदर आपके ही संस्कार है। जैसे आप माँ पापा की लाडली थी, वैसे ही हमारी गुड़िया भी अपने ससुराल में सबको लाडली है। सच में यकीन नहीं होता कि मेरी गुड़िया को इतना प्यार करने वाला परिवार, इतना केयरिंग जीवन साथी मिला है जो पहले उसके बारे में सोचते हैं। वरना आज के जमाने में कौन ससुराल वाले एक बार शादी होने के बाद अपने घर की बहू को इतने महीनों उसके मायके छोड़ते हैं, और कोई पति अपनी पत्नी को इतने दिन बिल्कुल इजाजत नहीं देता। लेकिन इन सबसे ऊपर सबने हमारी गुड़िया की खुशी के बारे में सोचा, हमारी गुड़िया जो पल नहीं जी पाई उनके बारे में सोचा। सच में हमने कोई पिछले जन्म कोई पुण्य काम किए होंगे, हमें हमारी गुड़िया के लिए इतने प्यारा परिवार और हमारे घर के लिए बहुओं के रूप में इतनी प्यारी बेटी मिली है। एकता जी उनके इर्द गिर्द अपनी बाहें कसते हुए, आप ठीक कह रहे हो, नंद भाभी का रिश्ता तो देखा है, लेकिन ये रिश्ता सबसे अलग है। इसमें वो उसकी भाभी भी है और माँ भी। सच कहते भगवान अगर गलत करते हैं और उसके बाद अच्छा भी करते हैं। यश जी उनके बालों को सहला के वो कहावत सुनी है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। एकता जी मुस्कुरा कर हमें सिर हिला देती हैं। वही यश जी उन्हें देख, चलिए अब थोड़ी देर सो जाए, बाकी सब आपकी तीनों बेटियां देख लेंगी। यश जी के प्यार भरे स्पर्श से एकता जी की आंख लग जाती है। वही यश जी उन्हें देख मुस्कुरा देते हैं, उनका माथा चूम के। वो फोन लेके ऑफिस की अपडेट लेने लगते हैं, अपने सेक्रेटरी को काम सौंप देते हैं। वो नहीं चाहते थे अकेले राघव पर काम का प्रेशर पड़े, वो चाहते थे वो काम के प्रेशर में न रहे, बल्कि पिंकी के साथ डिलीवरी के बीच के इस टाइम पीरियड को एंजॉय करे, आओ बच्चे को महसूस करे, इससे दोनों का रिश्ता और मजबूत होगा। इसलिए उन्होंने अपने सेक्रेटरी और 2-3 भरोसेमंद बंदे को कम सौंप दिया, जिससे राघव का काम हल्का हो गया। राघव को जब पता चला तो वो मुस्कुरा दिया, उसे पता था उसके डैड ने ये क्यों किया। वो मुस्कुरा कर, यू आर दी बेस्ट डैड, मुझे पता है ये सब आपने ही किया है ताकि ये समय में ज्यादा से ज्यादा पिंकी के साथ रह सको। पिंकी वहां से किचन की तरफ चली जाती है। वही संजना एकांशी को वही बैठने का बोल सर्वेंट को बुलाकर हॉल का सारा काम कराने लगती है। एकांशी एक नज़र संजना को देखती, उसके बाद उधर जिधर पिंकी गई थी। फिर अपने मन में ऐसे तो हम बोर हो जाएंगे,
एक काम करते हैं, हम अपना कॉलेज का काम देख लेते हैं। वो रूम से अपना लैपटॉप और नोट्स लेके वही सोफे पर बैठ के पढ़ने लगती है। संजना उसे देख मुस्कुरा देती है, फिर मन में इससे खाली नहीं बैठा जाता। उसके बाद अपना ध्यान काम पर देने लगती है। वही एकांशी अपनी पढ़ाई में गुम हो गई। करीब 1 घंटे बाद पिंकी और संजना वहां आई। सारा काम खत्म हो गया था। सर्वेंट ने 3 ग्लास टेबल पर एक दिए तो पिंकी एकांशी को देख, अंशी बात पढ़ लेना, अभी ये जूस पियो और आराम करो। एकांशी ने देखा पिंकी और संजना दोनों वहां थी। टेबल पर नजर गई, वहां 3 ग्लास जूस रखे थे। उसने हाँ में सिर हिला के एक ग्लास उठा लिया। उसके बाद सजना और पिंकी ने भी ग्लास उठा लिया। जूस खत्म होने के बाद पिंकी ने एकांशी की तरफ दवाई बढ़ा दी। एकांशी ने बिना नानुकुर के खा ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी राग उसकी बीमारी को लेके परेशान रहे, इसलिए उसका ठीक होना ज्यादा जरूरी था। पिंकी संजना और एकांशी को देख, चलिए तुम दोनों भी थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद माँ के साथ बैठेंगे। मुझे लगता शायद माँ सो गई, मैं भी मेडिसिन लूंगी। एकांशी और संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद तीनों ही अपने अपने रूम में चली गई। रूम में आके पिंकी ने अपनी दवाई ली, तभी उसे राघव का फोन आ गया। उसने मुस्कुराकर फोन उठाया और बेड पर लेट गई। क्या बात है, आज जनाब को ऑफिस टाइम में हमारी याद कैसे आई? राघव उसकी बात सुन के मुस्कुराकर, याद तो हमेशा आती है, लेकिन आज हमें हमारी जान के साथ साथ अपनी प्रिंसेस की भी याद आ गई। पिंकी मुस्कुराकर, अच्छा प्रिंसेस अभी आई भी नहीं, उसे पहले इतनी परवाह। हम वो क्या है, अपने पापा की परी है ना? पिंकी उसकी बात सुनकर, अगर प्रिंस आया तो? राघव उसकी बात सुन के, नहीं मुझे तो परी ही चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी और मेरी गुड़िया की जैसे प्यारी। पिंकी उसकी बात सुन के, लेकिन मुझे तो प्रिंस चाहिए तुम्हारे जैसा, और रही बात प्रिंसेस की तो मुझे भी प्रिंसेस चाहिए बिल्कुल अंशी जैसी। तो वो पॉसिबल होगा जब हमें अंशी गुड न्यूज देगी, इसलिए प्रिंसेस को होल्ड पर रखते हैं, तब तक प्रिंस से काम चला लेते हैं। राघव उसकी बात सुन के, जो हुक्म बेगम साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, वैसे भी हम कौन होते आपके हुक्म पर सवाल उठाने वाले? पिंकी राघव की बात सुन के मुस्कुरा देती है, कितने बड़े ड्रामेबाज हो ना तुम। राघव भी मुस्कुरा देता है, अच्छा बताओ मेडिसिन ले ली ना? हम बस अभी अभी ली। ठीक है तो तुम आराम करो, शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, उसके बाद कहीं बाहर चलेंगे। ओके बाय बाय, लव यू स्वीट हार्ट, लव यू टू। इधर संजना ने रूम में आके लेती तो उसकी आंख लग गई। तभी अचानक फोन की आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा राज का फोन था। ये हमेशा मेरी नींद का दुश्मन क्यों बनाता है, रात की भी नहीं सोने देता, और अब क्या उसे सपना आया कि मैं सो रही हूँ? वो मुंह बना के फोन रिसीव कर लेती है। हेलो हम राज उसकी आवाज सुन के, क्या हुआ, सो रही थी? हम ओ सॉरी, तुम सो जाओ, मैंने तो ऐसे ही कॉल किया। संजना ओके कह के फोन काट देती है। वही राज फोन कटता देख मुंह बना के, कितना सोती है ये लड़की, एक बार प्यार से बाय नहीं बोल सकती थी। बेटा राज, गलती तेरी ही, रात को उसे सोने जो नहीं दिया, अब नींद आ रही होगी। कोई बात नहीं, तेरी ही बीवी है। राज मुस्कुराकर अपना काम करने लगता है। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उससे बात करके वो फोन काट देता है। वही राग अभी पेशेंट से फ्री होके अपने केबिन में आया था। उसे एकांशी का ध्यान आया, पहले उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछने की सोच उसने उसके पास कॉल लगा दिया। एकांशी अभी भी अपनी बुक लेके बैठी थी। राग का कॉल देख उसने टाइम देखा। राग अब फ्री हुआ था। उसने फोन उठाया और कान पर लगा लिया। 92 माँ बेटे की बातें। एकांशी अपनी बुक और लैपटॉप लेके बैठी थी। तभी उसके फोन पर राग का कॉल देख वो मुस्कुरा दी। उसे पता था राग अब फ्री हुआ होगा और उसकी तबीयत के लिए कॉल किया है। उसने लैपटॉप साइड रखा और राग का कॉल पिक करके उसे कान पर लगा लिया। हेलो हम सो तो नहीं रही थी? एकांशी उसकी बात सुन के, नहीं थोड़ा सा पढ़ रही थी। हम मेडिसिन ली? हम तबीयत ठीक है ना, अब फीवर तो नहीं आया? एकांशी राग की बात सुन के, हम पहले से काफी बेटर है, फीवर भी नहीं आया। हम गुड, डाइट चार्ट के हिसाब से ही खाना खाना, उसके बाद अगर मन हो तो अलग से खा सकती हो। एकांशी राग की बात सुन के मुंह बना के, हमारा पेट है कुआ नहीं जो भेड़गा ही नहीं, आपका डाइट चार्ट ही इतना है कि हम शायद एक बार खा के दोबारा नहीं खा पाए। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराकर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कुछ समय की बात है, एक बार तबीयत सही हो जाए उसके बाद जो मन में आए वो खाना। हम अच्छा अब बाद में पढ़ लेना, थोड़ी देर सो जाओ, शाम को थोड़ा बहुत हवा में घूम आना। ठीक है।
जी, आप घर कब जाएंगे? बस अभी निकल रहा हूँ। घर निकलने से पहले सोचा तुमसे बात कर लूँ। फिर कुछ समय माँ के साथ बिताऊंगा। काफी समय हो गया, उनके साथ टाइम नहीं बिताया मैंने। हम्मम ठीक है, आप जाए, घर हम बाद में बात कर लेंगे। हम्मम तुम भी बुक्स बंद करके सो जाओ। बाय बाय। राग फोन काट के अपने केबिन से बाहर आके अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वही एकांशी ने फोन काटा और एक नज़र अपने बुक और लैपटॉप पर डालकर उन्हें एक्साइट करके आराम से सो गई। कुछ वीकनेस और दवाई की वजह से उसे नींद आ गई। वही राग हॉस्पिटल से निकलकर यदुवंशी हाउस पहुंच गया था। उसने देख हॉल में अभी कोई नहीं था। दोपहर के 3:30 का टाइम हो रहा था। सब सो रहे होंगे ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। वही राज जिसे हर्ष का कॉल आया था, उसके बाद का जवाब पहले वो राग और सबसे बात करके देने वाला था। क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकता था। उसे अभी भी सुनैना पर भरोसा नहीं था। अगर उसकी कोई चाल हुई या वो हर्ष के साथ कोई खेल न खेल रही हो, इसलिए वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था। अभी दोपहरी का समय था। राग ने उसे पहले ही बता दिया था, एक बार हॉस्पिटल में जाके वालों राउंड के बाद घर जाएगा। कल रात भर का थका होगा ये सोच के उसने उसे अभी कॉल नहीं किया। खुद अपना ध्यान अपने काम के लगा दिया। इधर हर्ष और सुनैना अभी हॉस्पिटल में थे। कल शाम को राग में चेक किया था और उसने 1-2 दिन और हॉस्पिटल में रुकने की सलाह दी थी उन्हें, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल में ही थे। चूंकि राग ने उनके लिए अलग से रूम अलॉट करा रखा था, इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं थी। खाने से लेके हर चीज़ का इंतजाम राग ने पहले ही करवा रखा था, इसलिए हर्ष को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता थी और वो ऑनलाइन ही जितनी हो सके राज की मदद हॉस्पिटल में कर रहा था। अभी भी हर्ष लैपटॉप लेके वही रखे सोफे पर बैठा काम कर रहा था। वही सुनैना नज़र बचा के उसे देख रही थी। हर्ष भी उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं, या अभी वो अपना माइंड सिर्फ काम पर लगाना चाहता था, क्योंकि अगर उसका ध्यान हटता तो वो काम नहीं कर पाता। इसलिए वो उसे इग्नोर करके अपने लैपटॉप पर लगा रहा। उसे ये प्रोजेक्ट 2 घंटे में पूरा करने था, क्योंकि राज की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और अभी राज के पास खुद के बहुत काम थे, इसलिए वो भी इस मीटिंग में जाने वाला था और राज में सब कुछ प्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हर्ष को दी थी। इधर राघव ऑफिस में अपना काम कर रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी को बुला के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। सर, वो बड़े सर के ऑर्डर पर कंप्लीट हो गया है और आप टेंशन मत लीजिए सर के सेक्रेटरी ने खुद खड़े होकर सारा ऑर्डर कंप्लीट करके लोड कराया है। मम तुम बताओ, कोई मीटिंग तो नहीं है मेरी? नहीं सर, अभी कोई मीटिंग नहीं है आपकी। आप आराम से घर चाहे तो जा सकते थे, बाकी सब काम हम देख लेंगे। राघव उसे देख, नहीं मैं ये प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, ऑफिस ऑफ होने का टाइम होगा तब चला जाऊंगा। तब जाओ, मेरे लिए एक कॉफ़ी भिजवा दो और मिस्टर मल्होत्रा को भेजो, उन्होंने अकाउंट की फाइल के साथ। जी सर। राघव का सेक्रेटरी वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद अकाउंट मैनेजर में गेट नॉक किया। सर मैं आ जाओ? यस मिस्टर मल्होत्रा, कम इन। सर आपने बुलाया? हम अब तक सारी अकाउंट डिटेल चाहिए। जी सर। राघव ने एक नज़र अकाउंट डिटेल पर मारी और मिस्टर मल्होत्रा की देख, हम ये सही है, मतलब हमारे पास इतना बजट है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर पैसा लगा सके। फिर कुछ सोचते हुए, ठीक है तुम जाओ, मैं डैड से सब डिस्कस करके कल तुम्हें बताता हूँ, तब तक तुम फाइनेंस की डिटेल रेडी करके शाम को मुझे दे देना। जी सर। ओके यू मे गो नाउ। अकाउंटेंट मैनेजर वहाँ से चला गया। वही राघव ने घड़ी में टाइम देखा और एक बार फिर अपने काम में डूब गया। करीब 4:30 बजे अनु जी रूम से बाहर आई, एक नज़र हॉल में डाली, फिर नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। वहाँ रानी पहले से ही प्याज और टमाटर काट रही थी। अनु जी उसे देख, तू दोपहर में आराम नहीं करती? कितना बार कहा है तुझे, ये काम सुबह में निपटा लिया कर और जो बचे उसे शाम को कर लिया कर। दोपहर में आराम करा कर, अगर बीमार हुई तो रात से तुझे कोई नहीं बचाएगा। रानी उनकी बात सुन के, आप इतना क्यों परेशान हो रही हो माँ जी? मैंने आराम किया है, वो तो अब शाम हो गई, सबको हल्का फुल्का खाने को चाहे होगा, इसलिए मैंने सोचा प्याज और टमाटर काट लूँ, और मुझे पता था थोड़ी देर में आप आने वाली हो, इसलिए। अनु जी रानी को देख मुस्कुरा कर, अच्छा तुझे बड़ा पता रहता है। हाँ हमें पता है, आप भी तो मेरी तरह ज़्यादा देर आराम नहीं कर पाती। उसकी बात सुन के अनु जी हंस देती है। अच्छा चल अब बातें मत बना, जल्दी से पहले एक फ्रेश जूस निकाल कर अपनी बड़ी भाभी को से आ और उससे कहना जूस पी के अपनी दवाई ले ले, उसके बाद नीचे आके पोहे बना देना।
जी माँ जी, मैं सब कर दूंगी, आप आराम से हॉल में बैठ जाओ। अनु जी किचन से जाती उससे पहले रानी उन्हें रोक, माँ जी शायद राग भैया जी भी आ गए हैं हॉस्पिटल से। अनु रानी को देख, राग घर पर है, ठीक पहले तू उसकी कॉफी बना के दे दे, मैं उसके रूम में जाऊंगी। जी माँ जी, रानी पहले कॉफी बना के देती है, उसके बाद फ्रेश जूस बनाने लगती है। अनु जी कॉफी का मग लिए राग के कमरे में बढ़ जाती है। उन्होंने रूम खोला तो शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए रूम खुल गया। अंदर आते ही अनु जी की नज़र बेड पर सोते राग पर पड़ी। उसे आराम से सोते देख वो मुस्करा दी। डॉक्टर बनने से पहले कितना सोता था उनका बेटा, सोने की ऊपर कभी ओम जी की तो कभी अनुराग जी की डांट खाता, लेकिन उसे अपनी नींद इतनी प्यारी थी कि किसी की बातों का असर नहीं होता था उसके ऊपर। और जब से उसने ये लाइन चुनी, उसकी नींद पूरी कहाँ होती थी, या ये कहो वो चैन से सोता कहाँ था। कभी कभी ऐसे केस आते कि उसे 2/2 दिन लगातार ओरती में बिताने पड़ते। अपने बेटे की बात याद करके अनु जी की आंखें नम हो गई। कितना मस्त मौला होता था उनका बेटा, लेकिन इस लाइन में आने के बाद उसे न रात का ध्यान रहता है न दिन का, ना खाने का होश होता है ना सोने का। उन्होंने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। इस वक्त उनका मन राग को जागने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए वहां से जाने लगी, लेकिन वो जा पाती उससे पहले राग की आवाज ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रही हो माँ? राग को आवाज सुन के अनु जी कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़कर, तू जाग गया, अभी थोड़ी देर और सो जा, वैसे कल सारी रात जागा है। अनु जी राग के पास आके बोलती है। राग अपनी माँ को देख उन्हें बेड पर बिठाकर, मुझे नींद नहीं आ रही, अब आप 2 मिनट बैठो, मैं अभी आया। राग अनु जी बिना मौका दिए हो बाथरूम में चला जाता है। वही अनु जी वही बैठ जाती है और अपने हाथ लिया कॉफी का मग वही टेबल पर रख देती है। 5 मिनट बाद राग आता है। अब उसने लोवर टी शर्ट पहने हुए थे। वो वही बेड पर बैठ गया। अनु जी ने उसके हाथ में कॉफी का मग पकड़ा दिया। अनु जी उसे देख, कितना बदल गया ना राग तू, पहले तुझे अपनी नींद कितनी प्यारी थी, पापा जी और अनुराग से कितनी डांट खाता था तू, और अब देख, अब तू सुकून से सोता नहीं है। राग अपनी माँ को देख, कुछ नहीं बदला माँ, पहले जो सुकून मुझे नींद में मिलता था वो अब लोगों की जान बचा के मिलता है, जिनकी मैं जान बचाता हूँ। कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का पति। जब लोगों को बताता हूँ उनके बच्चा बिल्कुल ठीक है, उनके चेहरे पर जो सुकून और खुशी होती है ना माँ, उससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। और फिर कहाँ कुछ बदला है। पापा और दादू जब भी मुझे डांटते थे सोने के ऊपर, और अब भी डांटते हैं ना सोने के ऊपर। दोनों माँ बेटे एक दूसरे की बात सुन के हंस देते हैं। 93 जज्बात। राग अपनी माँ को देख, कुछ नहीं बदला माँ, पहले दादू और डैड मेरे जायदा सोने की वजह से मुझे डांटते थे, और अब मेरे समय पर न सोने की वजह से डांटते हैं। राग की बात सुन के अनु जी हंस पड़ती है तो राग की भी हंसी छूट जाती है। अनु जी राग को देख, चलो बहुत हो गई बातें, अब उठ ही गए हो तो चले नीचे, आकृति को भी बुला लेते हैं। राग अपनी माँ को देख, हम आप चलिए भाभी को बुलाए, मैं आता हूँ। अनु जी राग की बात सुन के बाहर चली जाती है। वही राग अपना फोन लेके टाइम देखता है तो शाम के 4:30 बज गए थे। राग ने पहले एकांशी का नंबर मिलाया। एकांशी अभी भी सो रही थी। रिंगटोन की आवाज से उसकी आंखें खुली, उसने अधूखुली आंखों से देखा। राग का नंबर देख उसने कॉल उठाया और कान पर लगाकर आंखें बंद कर ली। उधर से राग, हेलो हम अभी उठी नहीं हो? नहीं बस उठ रहे हैं। राग उसकी आवाज में आलस देख, अंशी उठ जाओ, शाम हो गई है, अगर और सोई तो रात को नींद नहीं आएगी। राग की बात सुन के एकांशी फोन में टाइम देखती है। उसके राग से, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, हम अभी मुंह धो के आते हैं। थोड़ी देर में एकांशी मुंह धो के आती है। उसके बाद फोन उठा के अपने कान से लगा के, हम अब बोलिए क्या कह रहे थे आप? हम कुछ नहीं, बस तुम्हें जगाने को कॉल किया था मैंने। हम पहले ये बताए, घर आने के बाद आपने आराम किया या नहीं, या घर आके भी किसी ना किसी काम के लग गए? राग उसकी बात सुन के, मैंने आराम कर लिया है, बस तुम्हें उठाने से 10 मिनट पहले ही जगा था मैं। अब नीचे जाके माँ और भाभी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाद एक बार रात को हॉस्पिटल के राउंड पर जाना है। एकांशी राग की बात सुन के, ठीक है आप जाए, हम भी बाहर जाके देखते हैं सब उठे या नहीं। राग उसकी बात सुन के, ओके, लेकिन कुछ खा लेना अभी, हल्का फुल्का, उसके बाद दिन डाइट के हिसाब से करना। एकांशी चिढ़ते हुए, जो हुक्म, अभी आप अपनी मर्जी चला लो, हमारा दिन भी आएगा। राग हंसते हुए, हम आई एम वेटिंग। एकांशी राग की बात सुन के, आप सच के बहुत बुरे हो।
राग को पता चल गया एकांशी अब चिढ़ रही है तो मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, बुरा ये अच्छा जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी तुम देख लेना। एकांशी राग की बात सुन के चिढ़ते हुए, आप जाओ नीचे सबके साथ। एकांशी बिना राग की बात सुन के फोन काट देती है। वही राग फोन देख मुस्कुराकर अपनी जेब में डाल के पागल लड़की उसके बाद खुद भी नीचे चला जाता है। इधर एकांशी फोन काट के बाहर आती है। हॉल में पिंकी, अनु जी और संजना बैठी थी। एकांशी उन्हें देख, आप सबने हमें क्यों नहीं बुलाया? पिंकी एकांशी को देख, क्योंकि हमें पता था राग तुम्हें टाइम से उठा देगा। आ जाओ, थोड़े बहुत स्नैक्स खा लो, उसके बाद तुम्हारा दिन तो डाइट के हिसाब होना है। एकांशी पिंकी की तरफ मुंह बना के देखती है। भाभी माँ। पिंकी उसे देख, अच्छा ठीक है, तुम आओ बैठो, चलो ये गर्म गर्म पोहे खाओ। तभी राघव अंदर आके, मैं खाऊंगा। राघव को इतनी जल्दी घर देख। पिंकी, आज आप जल्दी आ गए। राघव उसे देख, हम काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए घर आ गया। मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक मेरे लिए एक कॉफ़ी और एक प्लेट पोहे रेडी कर दो। राघव पिंकी को देख अपने रूम में चला जाता है। वही एकता जी सर्वेंट को जल्दी से कॉफ़ी बनाने को कहती है। फिर पिंकी को एक प्लेट में पोहे देके और कॉफ़ी रूम में ले जाने की बोलती है। वही पिंकी एकता जी को देख, माँ राघव यही आ जाएंगे ना? एकता जी उसे देख, बेटा जाओ साथ में नाश्ता करो, वैसे भी इस वक्त पति पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताना चाहिए। बच्चा माँ बाप के ज़्यादा करीब होता है, इसलिए ये समय तुम दोनों का है, इसलिए दोनों साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। जाओ अब पहले साथ में नाश्ता करो, उसके बाद दोनों सबके साथ बैठना, और हो सके तो शाम को दोनों बाहर घूम के आना, तुम्हारे लिए अच्छा है। पिंकी एकता जी की बात सुन के अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और एक प्लेट में पोहे निकालकर मुड़ती है। तभी सर्वेंट उसे कॉफ़ी पकड़ा देती है। पिंकी उसके हाथ से कॉफ़ी लेके अपने रूम में चली जाती है। वही एकांशी, अनु जी और संजना आपस में बातें करने लगती है। इधर राघव फ्री होके आता है। पिंकी को रूम में आते देख उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी नज़र टेबल पर रखे कॉफ़ी और पोहे की तरफ जाती है। वो पिंकी को देख, ये सब मैं बाहर ही आ रहा था। पिंकी राघव को देख बात पर रखे राघव के ब्लेजर को अलमीरा में लगाते हुए, माँ चाहती है आप और कुछ टाइम अकेले स्पेंड करें, इसलिए उन्होंने ही ये सब अंदर भेजा है। राघव पिंकी को देख उसका हाथ पकड़ बेड पर बिठाते हुए, माँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने को भेजा, ना कि कमरे की सफाई करने के लिए, इसलिए चुपचाप बैठो। पिंकी राघव को देख, लेकिन राघव आपके कपड़े। राघव उसे देख, वो बाद में हो जाएंगे, थोड़ी देर बैठो, फिर बाहर जाके सबके साथ बैठेंगे, उसके बाद शाम को थोड़ी देर बाहर चलेंगे। पिंकी उसे देख, ठीक है बाबा चलेंगे, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, और ये पोहे खत्म कीजिए। राघव उसे एक नज़र देख कॉफ़ी पीने लगता है। उसके बाद दोनों आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हॉल में आ जाते हैं, जहां सब बैठे थे। राघव और पिंकी को हॉल में आते देख, एकता जी आओ बच्चों बैठो सबके साथ। राघव और पिंकी एक दूसरे को वही बैठ जाते हैं। राघव संजना को देख, राज नहीं आया? नहीं भैया, राज शायद लेट आए, उनका फ़ोन आया था, कुछ काम है उन्हें। हम एकता जी संजना को देख, आके दो आज इसे, इसका काम मैं कराती हूँ, इसे परिवार की कोई फिक्र ही नहीं है। संजना एकता जी को देख, नहीं माँ सच में उन्हें काम होगा, वरना वो हमेशा परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। एकता जी संजना को देख, फिर सबकी तरफ देख मजाक करते हुए, ये देखो राज की दीवानी, अब बताओ कैसे डांटूं मैं इनके पतियों को। ये पहले उनके आगे खड़ी हो जाती है और बांधने लगती उनकी तारीफों के पुल। सबकी बहुओं अपनी सास से बेटों की शिकायत करती है, और एक मेरी बहू है, अगर मैं उन्हें डांटने का बहाना ढूंढ भी लूँ तो पहले ही उन्हें बचा लेती है। तभी यश जी वहाँ आके, हाँ तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए एकता, तुम्हारी बहुओं को कोई शिकायत नहीं तुम्हारे बेटों से, वो उनके काम को समझती है, उनकी हर परिस्थिति में साथ रहती है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमें इतनी अच्छी और प्यारी बहुओं के रूप में बेटियां मिली है। वैसे भी आज के ज़माने में जहाँ रिश्ते सिर्फ दिखावे के रह गए हैं, वही हमारे बच्चे अपने रिश्तों को पूरे दिला निभाते हैं। उनके रिश्तों में कोई दिखावा नहीं है, इसलिए तो उनके बीच अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, जो अपने हमसफ़र की मजबूरी और काम को समझती है। वरना हमने तो कितने रिश्तों को सिर्फ इसलिए टूटे देखा है क्योंकि उनका पार्टनर उन्हें टाइम नहीं पाता। एकता जी यश जी को देख, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो यश, सच में हमारे बच्चे अपने रिश्ते बहुत बेखूबी निभाते हैं, वो चाहे हमारे बेटे हो या
दामाद के रूप में इतना समझदार बेटा, फिर बेटी और या बहुओं के रूप में इतनी प्यारी बेटियां। बस भगवान इनके रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखे, उनके रिश्ते ऐसे ही प्यार और विश्वास से सजा रहे। अपने माँ पापा की बात सुन के राघव और एकांशी उनके पास आके, आप चिंता मत कीजिए माँ, जब तक आप बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है तब तक हमारे रिश्ते यूं ही निश्चल रहेंगे। यश जी, अब पिंकी और संजना को आप दोनों दूर क्यों खड़ी हो, कितने बार कहा है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो ना, चलो आप। संजना और पिंकी दोनों मुस्कुराकर उनके पास आके उनके गले लग जाती है। वही एकता जी और यश जी चारों बच्चों के सर प्यार से सहला देते हैं। चलो अब तुम बच्चों कहीं घूम आओ। एकांशी राघव और पिंकी को देख, माँ हमारा कहीं जाने का मन नहीं है। फिर राघव से, भाई आप भाभी के साथ जाए, और फिर थोड़ी देर में राज भाई आ जाएंगे, संजना भाभी उनके साथ चली जाएगी। राघव उसे देख, तुझे क्यों नहीं जाना। एकांशी राघव की बात सुन के मन में, हम इन्हें और भाभी माँ को अकेला भेजना चाह रहे हैं और ये है कि हमें बिना बेजा कबाब में हड्डी बना रहे हैं। वो राघव को देख, भाई आप और भाभी माँ जाओ, आज राग घर पर है, हमें उनसे कुछ टॉपिक समझने थे, उन्होंने बोला है वो कुछ देर में वीडियो कॉल करेंगे तब समझा देंगे, इसलिए आप जाओ। एकता जी एकांशी को चेहरे को देख राघव और पिंकी से, बेटा तुम दोनों जाओ, वैसे भी अंशी की पढ़ाई इन दिनों बहुत मिस हो गई है, इसलिए राग से मदद ले लेंगी। और फिर राज को मैं फ़ोन करके बुला रही हूँ, कितने दिन हो गए उसे फुर्सत नहीं है अपनी बीवी के साथ समय बिताने की, वो भी संजना को लेके जाएगा। राघव अपनी माँ और बाकी सबको देख हमें सिर हिला देता है। फिर पिंकी को देख, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। पिंकी भी हमें सिर हिला के राघव के पीछे चली जाती है, उनके जाते ही सारे मुस्कुरा देते हैं। 94 एकता जी राज को खिंचाए। राघव और पिंकी के जाने के बाद एकता जी संजना को देख, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ। लेकिन माँ मुझे कहाँ जाना है रेडी होके। एकता जी उसे देख, तुम जाके बस रेडी हो जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। संजना एक नज़र यश जी और एकता जी को देख वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वही एकता जी यश को देख, अपने छोटे बेटे को फ़ोन तो मिलाए ज़रा, इसका इतना क्या काम आ गया है जो इसे घर की फिक्र नहीं है। यश जी एकता जी की बातें सुन के, एकता ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट काम होगा इसलिए नहीं आया होगा, वरना टीम जानती हो वो परिवार को पूरा टाइम देता है। रहने दीजिए, ज़्यादा तारीफ मत कीजिए अपने लाडले की, पहले उसे फ़ोन लगाए, आज वो संजना को बाहर लेके जाएगा। बच्ची जब से आई है बस घर और घर के कामों में ही फंस गई है और एक लड़का है, कोई से टाइम नहीं है। एकता जी की बात सुन के यश जी राज के पास फ़ोन लगा देते हैं। वही राज जो ऑफिस का काम करके हॉस्पिटल के लिए निकल रहा था। यश जी का कॉल देख, पहले उनके फ़ोन उठा के, हाँ डैड बोलिए। एकता जी उसकी बात सुन के, डैड नहीं माँ। एकता जी की आवाज़ सुन के राज, जल्दी से, हाँ माँ बोलिए, कुछ काम था। एकता जी राज की बात सुन के, क्यों, कोई काम होगा तभी फ़ोन करूँगी तुम्हें। नहीं माँ मेरा मतलब ये नहीं था, आप जब चाहे मुझे फ़ोन कर सकती है। बताए, तो अब पहले सारा काम धाम छोड़ के घर आओ। राज घबरा के, क्या हुआ माँ, सब ठीक न, आप और डैड की तबीयत तो ठीक है। हम मम, मेरी और तेरे डैड दोनों को तबीयत बिल्कुल ठीक है। राज फिर से, एकांशी में आता हूँ अभी, राग को भी इन्फॉर्म करता हूँ, वो हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। एकता जी राज की बातें सुन के चीर कर, किसी को कुछ नहीं, सब ठीक है और राग को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। माँ क्या हुआ। एकता जी उसके एक से क्यों सुन के अब पूरी तरह चीर चुकी थी। वो झल्लाते हुए, चुप, अब एक शब्द नहीं बोलेगा तू, तब से बोले जा रहा है, मुझे बोलने का मौका ही नहीं से रहा। अपनी माँ को बात सुन के राज का मुंह बन गया। वो अब चुप होके बोलिए, माँ अब कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ तो तू जहाँ भी है पहले घर आ, और हाँ खबरदार जो काम का बहाना बनाया तो कल से तेरा ऑफिस बंद करवा दूंगी मैं। मेरा बड़ा बेटा अपनी बीवी के साथ बाहर गया है और अब मैंने मेरी छोटी बहू को रेडी होने के लिए बोला, इसलिए उसके पति यानी अपने छोटे बेटे को फ़ोन किया है बिना किसी नकुर के, चुपचाप आके मेरी छोटी बहू के साथ समय बिताए, इसलिए 20 मिनट के अंदर मुझे तुम भर चाहिए, क्योंकि मेरी बहू को इतना समय तैयार होने लगेगा। एकता जी ने बिना राग राज की बात सुने फ़ोन काट दिया। एकता जी को बात सुन के राज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी माँ ने उसे कुछ बोलने का मौका दिए बिना ही अपना फरमान सुना दिया। राज अब कुछ नहीं कर सकता था, वैसे भी उसे खुद एहसास था जब से वो अपने परिवार के बीच लौटा है संजना को अच्छे से समय नहीं से पा रहा, कभी कुछ होता हो जा रहा था और वो जानता था संजना कभी उससे कोई शिकायत नहीं करेगी। उसने हॉस्पिटल हर्ष के फ़ोन लगाया और एकता की को सारी बातें समझा, कल सब ही राग के साथ आएगा ये कहकर फ़ोन काट दिया।
हर्ष भी उसकी सिचुएशन समझ गया। आखिर वो जानता था इन दिनों राज कितना बिजी हो गया था, इसलिए उसने उसे जाने का बोला और आज की मीटिंग की चिंता ना करने का बोल फोन रख दिया। राज ने भी गहरी सांस ली और गाड़ी में बैठ घर की तरफ मुड़ गया। वही एकांशी और यश जी अपने सपने बैठी एकता जी को देख रहे थे। एकांशी अपनी माँ को देख, क्या बात है माँ, क्या क्लास लगाई है आपने भाई की, अब देखना वो घर आते जो होंगे। एकता की एकांशी के सर पर हाथ फेर के, हम जानते हैं हमारे बच्चों को कब किस चीज़ की ज़रूरत है और मैंने ये नोटिस किया है राज इन दिनों अपने और संजना को समय नहीं से रहा, और आएगा कैसे नहीं, टांगे नहीं तोड़ दूंगी उसकी मैं। एकांशी हंसते हुए, भाई आपसे वैसे ही डर गए होंगे, इसकी नौबत नहीं आएगी, आप दोनों बैठो मैं भाभी को देखकर आती हूँ। एकांशी बिना उनका जवाब सुने अंदर संजना के पास चली जाती है। वही यश जी एकता की को देख, आज भी ऐसी है, पहले मुझे ब्लैकमेल करती है और अब बच्चों को। एकता जी यश जी को देख, हाँ तो आपको भी काम के अलावा कभी कुछ नहीं दिखता था, और अब आपके बेटों को, इसलिए जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तभी बाहर हॉर्न की आवाज आती है। यश जी उस तरफ देख, उसे देख तो ऐसे लग रहा है जैसे उसे हमसे ज्यादा जल्दी है। हाँ तो सब आपकी तरह अनरोमांटिक नहीं होते। यश जी एकता जी को देख गहरी नजरों से देख, ठीक है तो एक बार आजमा लिया जाए, कौन रोमांटिक और कौन अनरोमांटिक। एकता जी शर्माते हुए, कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ महीनों में दादा बन जाएंगे आप। अरे तो, वो आगे कुछ बोलते उससे पहले राज को अपनी तरफ आते देख वो चुप हो गए। राज अपनी को देख, यार माँ आप प्यार से बुलाती तो भी मैं आ जाता, बेकार बच्चे को डरा दिया। एकता जी राज को देख, तुम बाप बेटों को प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है, हर वक्त बस ऑफिस फाइल लैपटॉप, इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है आपको। राज अपनी माँ को, बस करो माता श्री समझ गया। तभी उसकी नज़र संजना पर पड़ती है, जो बाहर आ गई थी। राज उसे देख, संजना चले। संजना आंखें फाड़े राज को देखती है, फिर उसे देख, तुम तो लेट आने वाले थे। राज संजना को देखता है जो उसे ही देख रही है, फिर जल्दी से आना वाला था लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया तो घर आ गया, और फिर कुछ और प्लान था मेरा, चलो बाहर चलते हैं हम। अरे लेकिन, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले, एकता जी, एक वैसे ही तुम्हारे पतियों को वैसे ही फुर्सत नहीं मिलती, उसके ऊपर तुम लोग उन्हें और छूट देती हो। अब जाओ जल्दी, पता चला फिर से किसी मीटिंग के लिए फोन आ जाए। एकता की बात सुन के राज संजना का हाथ पकड़, चलो यार, वरना पता चला माँ यही चिमटा बेलन लेके मेरे पीछे पड़ जाए। फिर बाहर जाते हुए, आप लोग खाना खाकर सो जाना, मैं और संजना लेट आएंगे। वो वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। वही एकांशी उन्हें ऐसे देख हंस देती है। फिर अपनी माँ से, माँ डैड आपके भाई और भाभीियों को तो भेज दिया, मैं क्या कहती हूँ आप और डैड भी कुछ मोमेंट अकेले में स्पेंड कर लीजिए। एकता जी उसे देख, नहीं बेटा इस उम्र कहा। यश जी एकता जी को देख, अजी किसने कहा हम बूढ़े हो गया, हम तो अभी भी जवान हैं, चलिए घर के पास वाले पार्क में चलते हैं। एकता जी उन्हें देख, अरे लेकिन अंशी। यश एकांशी को देखते हैं तो एकांशी उन्हें देख, माँ आप और डैड जाए, वैसे भी हमें पढ़ाई करनी है। लेकिन तब तक यश जी के राग के पास कॉल लगा दिया, और यश की बात सुन के एकांशी का मुंह हैरानी से खुल गया। राग यश जी का कॉल देख, जी डैड। राग बेटा क्या तुम घर आ सकते हो, एक्चुअली एकांशी घर पर अकेली है, राघव राज को हमने पिंकी और संजना के साथ बाहर भेजा है और एकांशी चाहती है मैं और एकता जी भी कुछ देर, इसलिए हम लोग पास वाले पार्क जाते थे। अगर तुम बिजी नहीं हो तो डैड आप और माँ जाए, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा। अनटाइटल्ड चैप्टर। यश जी राग को फोन करके घर आने की बोल देते हैं क्योंकि एकांशी घर में इस वक्त अकेले थी और ऐसे में उसे नौकर के भरोसे छोड़ के वो जाना नहीं चाहते थे। राग जो हॉल में सबके साथ बैठा था, कॉल आने पर वहां से साइड हो गया। यश जी को जाने की बोल उसने फोन काटा और सबके बीच आ गया। अनु जी को देख, माँ मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। अनु जी उसे देख, सब अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं, मेरी बहू को भी कहीं बाहर ले जाना। अनु जी के डायरेक्ट बोलने पर राग हैरानी से अनु को देखता है, फिर जल्दी से आपको कैसे पता? माँ हूँ तुम सबकी, जब एकांशी के साथ समय बिता अच्छे से, मैं तेरे भाई को भी जल्दी बुला लेती हूँ, थोड़ी देर आकृति को भी घुमा लाएगा। मम ठीक है मैं निकलता हूँ, अंशी घर में अकेली है। ठीक है जा। इधर यश जी के फोन रखते ही एकांशी अपने डैड को देख, डैड राग को बुलाने की क्या जरूरत थी, हम घर में रहे लेते, तुम फोन पर राग से पढ़ने वाली थी, अब राग तुम्हें यहाँ आके पढ़ा देगा।
इसलिए मैंने कॉल किया। अच्छा ये सब छोड़ो, हम जाते हैं, राग में बोला है, वो आ रहा है। वो आता होगा। एकता को और यशजी चले जाते हैं। वही एकांशी मुंह बना के वही सोफे पर बैठ जाती है खुद से ही। ये डैड भी ना, क्या जरूरत थी राग को कहने को। कितने समय बाद तो वो माँ के साथ समय बिता रहे थे। क्या सोच रही होंगी माँ हमारे बारे में कि हमने उनके बेटे को बुला लिया। तभी पीछे से राग उसके पास आके कुछ मैं सोच रही होंगी माँ। राग की आवाज़ सुन के एकांशी एकदम चौंक गई। आप इतनी जल्दी? मम वो क्या है ना, मेरी प्यारी सी बीवी घर में अकेली थी और मैं कैसे उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। और रही बात माँ की, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है उनकी बहू को कहीं घुमा के लाओ। तो अब बताइए धर्मपत्नी जी, आप कहाँ जाना पसंद करेगी? एकांशी राग को खड़े होके उसके पास आके, आप सच बोल रहे हो माँ, गुस्सा तो नहीं है? आप कितने समय बाद उनके साथ समय बिता रहे थे? राग उसे एक नज़र देखता है, फिर उसके माथे को हल्का का मार के, ज्यादा मत सोचा करो वरना तुम्हारा दिमाग कम हो जाएगा। और अब बताओ कहाँ जाना चाहोगी? एकांशी राग को देख सीने से लगकर, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हम आपके सीने लगकर ही रहना चाहते हैं। राग उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए, सोच लो फिर मत कहना, सबके पति अपनी बीवी को बाहर ले जाते हैं, मेरा पास समय ही नहीं है। एकांशी राग की बात सुन के उसे देखकर, हमें फर्क नहीं पड़ता सबके पति क्या करते हैं, हमारे लिए बस आप हमारे साथ होने चाहिए, फिर चाहे एक कमरे में भी रखोगी तो हमें फर्क नहीं पड़ता। राग उसकी बात सुन के मुस्कुराकर उसका माथा चूम के, कभी तो अपनी इच्छा बताया करो। एकांशी राग को देख, हमारी सबसे बड़ी इच्छा तो आप हमेशा आपका साथ हमारे साथ हो, यही है और इससे कुछ नहीं। अब चलिए रूम में चलते हैं, यहाँ सर्वेंट आएंगे, अच्छा नहीं लगता। राग एकांशी की बात सुन के मुस्कुराते हुए, मम चलो। एकांशी और राग कमरे में आ गया। राग कमरे में आते ही दरवाजा बंद करके एकांशी को बाहों में उठा के बैग की तरफ बढ़ गया। वही एकांशी उसे देख, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस कुछ समय अपनी बीवी की बाहों में सुकून से लेटना है। एकांशी भी मुस्कुरा देती है। उसके बाद राग उसके गोद में सिर रख लेता है। वही एकांशी मुस्कुराकर उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। राग उसे ऐसे देखता है तो एकांशी उसे, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? राग उसे देख, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, ये प्यारी सी नीली आंखों में वाली लड़की सच में मेरी है। सच में बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हमसफर इतना प्यारा होगा, मुझे मेरे काम को समझेगा। मुझे हमेशा यही लगता है कि इसे हमेशा शिकायत होगी कि उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, बस अपने हॉस्पिटल की फिक्र रहती है। लेकिन आज तुम मेरी हमसफर हो और तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। एकांशी राग को देख, और हम आपसे शिकायत क्यों करें? क्योंकि जब हमें आपकी ज़रूरत होती है हम आपको अपने पास पाते हैं, और फिर हम जानते हैं अगर आप हमारे पास नहीं हो इसका मतलब यही है आप किसी मासूम की जान बचाने की कोशिश कर रहे हो। राग उसे देख उसका गाल पर अपना होठ रखकर, कैसे समझ लेती हो तुम मुझे इतना? इतना तो मैं खुद को माजी समझ पाता। एकांशी उसकी तरफ मुस्कुराती है और फिर अपने होठों को उसके माथे पर रखकर, जैसे आप हमें समझ लेते हो। हम बातें बनाने में एक्सपर्ट था, कुछ भी। चलिए अब आप उठिए और हमारे कुछ टॉपिक पर डाउट क्लियर कीजिए। राग उसे देख, अब तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरे रीति रिवाज से शादी नहीं होती तब तक ये तुमने सब कुछ बैंजो किया हुआ है। राग की बात सुन के एकांशी मुस्कुरा देती है। वही राग भी अब बैठकर उसे पढ़ाने लगता है। वही एकांशी सब कुछ ध्यान से समझ रही थी। इधर हॉस्पिटल में राज के संजना के साथ जाने की वजह से हर्ष को अकेले मीटिंग में जाना पड़ रहा था। उसने सुनैना के पास पहले ही राग से बोल के एक सिक्योरिटी और एक नर्स रखवा दी थी। हालांकि गार्ड के बारे में सिर्फ राज और राग को पता, उन्होंने हर्ष को कुछ पता नहीं चलने दिया, क्योंकि अभी वो दोनों ही सुनैना को लेके कंफर्म नहीं थे और इस समय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते थे। हर्ष को पता चले तो कहीं वो हट ना हो, इसलिए उन्होंने सिर्फ नर्स के बारे में ही उसे बताया था। इधर हर्ष सुनैना के पास आके, तुम रेस्ट करना, मेरी एक जरूरी मीटिंग है इसलिए जाना जरूरी है, लेकिन चिंता मत करो, नर्स तुम्हारे पास रहेगी और आज को बात है कल तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। हर्ष की बात सुन के सुनैना अपना सिर हाँ में हिला देती है तो हर्ष भी आराम से एक बार उसके बालों को सहला के रूम से बाहर निकल जाता है। वही उसके जाते ही एक गार्ड सुनैना के रूम के बाहर वार्ड बॉय की ड्रेस पहन के बैठ जाता है। अंदर सुनैना के साथ नर्स रुकी हुई थी। वही सुनैना को आज कमरा खाली खाली लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और करवट बदल के लेट गई। इधर मार्केट में राघव बस पिंकी को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। बस करो पिंकी, कितना खाओगी यार, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
और तुम हो कि बस करो यार। पिंकी राघव को देख, राघव इसमें मैं क्या करूँ, तुम्हारे बच्चे को भी यही खाना। पिंकी राघव उसे घूरते हुए, बेचारा अभी कुछ समझता भी नहीं है और तुम बोल रही हो वो तुमसे पानी पूरी मांग रहा है। हद है यार। अच्छा चलो मैं माँ के हाथ के घर पर बनावा के खिला दूंगा, लेकिन अब मत खाओ। पिंकी राघव को देख, पहले आप वादा कीजिए आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगे और हम मूवी देखने भी चलेंगे। राघव उसे देख, हार मानते हुए, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी अब चलो भी। राघव की बात मानते हुए पिंकी वहां से चली जाती है। वही दोनों अब आइसक्रीम पार्लर के जाते हैं। पिंकी अपने सामने अपनी फेवरेट आइसक्रीम देख खुश हो जाती है। वही राघव उसे खुश देख मुस्कुरा देता है। वही पिंकी को राघव को इस तरह खुद को देखता पाकर वो अपने हाथ की पकड़ी आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा देती है। राघव भी मुस्कुराकर उसके हाथों से खा लेता है। वही दूसरी तरफ राज संजना को लेके रेस्टोरेंट में आया था। वही उसने एक रूम बुक किया हुआ था। उसे बाहर पब्लिक प्लेस के रहना पसंद नहीं था। इस मामले में एकांशी और राज की सोच काफी मिलती थी। उसे भी राज को तरह बाहर पब्लिक प्लेस रहना अच्छा नहीं लगता था। दोनों भाई बहन एक जैसे थे, इसलिए एक ने राग को बाहर जाने से मना कर दिया। दोनों इस वक्त घर के अपना समय बिता रहे थे और वही राज संजना को बाहर ले जाने की वजह रूम बुक कर लिया था, क्योंकि उसका मतलब तो एक दूसरे के साथ समय बिताने से था। तो एक कमरे में रहकर जो समय बिता सकते हैं वो बाहर पब्लिक प्लेस में नहीं होता। वही राग में राज के पास फोन लगाया, संजना को कहाँ लेके गया है घुमाने। राज की बात सुन के राग का मुंह चट गया। यार तुम दोनों बहन भाई आधी खोपड़ी के हो क्या? एक तू है तो उसे कहीं घुमाने और समय बिताने की जगह रूम में बंद हो गया, और एक तेरी बहन है जिसे बाहर चलने की बोल रहा हूँ, उसे भी कमरे के ही रहना है। एकांशी राग की बात सुन के, हाँ तो इसमें गलत किया है। जब समय साथ बिताना ही है तो अकेले में क्यों ना बिताए, और अगर मूवी देखनी है तो रूम के टीवी चला लो, कोई भीड़ शोर भी नहीं होगी। एकांशी की बात सुन के जहाँ राग उसे घूरने लगता है वही राज उसकी बात सहमत होके, बिल्कुल सही बोल रही है छोटी, जब सब कुछ रूम में ही तो क्यों बाहर पब्लिक में जाना। उसकी बात सुन के राग और संजना दोनों उसे घूरने लगते हैं। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों भाई बहनों का, हाँ तो हमें कुछ करवाना भी नहीं है। दोनों एक साथ बोले तो वही संजना राज को और राग एकांशी को देखने लगी। राज उसकी बात सुन, राग से तू घर कब आया? राग उसकी बात, उनके डैड का फोन आया था, वो भीका के साथ कुछ देर बाहर गए हैं। एकांशी अकेले थी इसलिए उन्होंने मुझे फोन कर दिया। तेरी बहन को तो घर में रहना है। राज उसकी बात सुन के, हाँ तो घर में दोनों समय बिताओ। राग उसकी बात सुन के, अच्छा ज्यादा लेक्चर मत दे, दोनों बहन भाई बोरिंग हो, कह के फोन काट देता है। अनटाइटल्ड चैप्टर। राग राज की बात सुन के, अच्छा ठीक है ज्यादा लेक्चर मत दे, हमें क्या करना है क्या नहीं हम खुद देख लेंगे, दोनों भाई बहन ही बोरिंग है, बस एक कमरे में बंद कर दो इन्हें, कह के फोन काट देता है। वही एकांशी राग की बात सुन के उसे घूरने लगती है। राग उसे देख, व्हाट ऐसे क्या देख रही हो तुम? एकांशी उसकी तरफ देखकर उसे घूरते हुए, आपने हमें और हमारे भाई को बोरिंग कहा। राग उसे ऐसे देखता है जैसे कोई नमूना देख रहा हो, फिर उसे देख, हाँ कहा तो, एक तुम्हारा भाई है जिसे बाहर भेजा था, लेकिन उसने रेस्टोरेंट में जाके रूम बुक कर लिया। एक तुम हो, डैड ने मुझे तुम्हारे साथ रहने को बुलाया था और कब से कह रहा हूँ चलो बाहर चल के समय बिताते हैं, लेकिन तुम्हें इसको भवन में बंद रहना है। एकांशी राग की बात सुन के मुंह बनाते हुए, माँ ने भाई भाभी को एक दूसरे के लिए समय बिताने के लिए बाहर भेजा था, फिर चाहे वो बाहर घूम के बिताए या कमरे में रहे, के मतलब तो एक दूसरे के साथ से है ना। और आपको भी डैड ने इसलिए बुलाया था कि आप हमारे साथ समय बिता सके, और हम अभी वही कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। इसमें हम और भाई बोरिंग कैसे हुए? राग उसे देख, मन में सच कहा है किसी ने, सारी खुदाई एक तरफ एक और बीवी का भाई एक तरफ। चुप हो जा राग बेटा, इससे पहले इसके और सवाल शुरू हो। एकांशी उसे देख, राग से क्या सोच रहे हो आलोक मन में, खबरदार जो हमारे भाई के लिए कुछ कहा तो। राग उसे घूर के, कुछ नहीं बोल रहा तुम्हारे भाई को, कि अगर मेरा मन पढ़ने का कोर्स हो गया हो तो अपना ये कोर्स भी पढ़ लो। एकांशी राग को देख मुंह बना लेती है। वही राग उसे देख, अच्छा तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए जूस बनावा के लाता हूँ। एकांशी राग को देख, नॉट अगेन राग, सच में अब हम ना कुछ खा पाएंगे ना कुछ पी पाएंगे, प्लीज राग सुबह से माने, वैसे भी आपकी डाइट चार्ट के चक्कर में हमें चक्कर दिला दिए हैं। राग एकांशी की शक्ल देख, ओके रिलैक्स नहीं ला रहा, फिर उसकी बुक बंद करके बाकी को टॉपिक बाद में करेंगे। यार अब मेरे साथ भी बातें कर लो।
एकांशी मुस्कुराकर राग को देखती है और अपनी बुक नंद करके साइड में रखकर उसका हाथ पकड़ के चलिए, लेकिन कहा। राग उसे देखता है जो उसका हाथ पकड़ रूम के बाहर आ गई थी। राग एकांशी को देख, लेकिन जाना कहाँ है। एकांशी राग को देख उसकी आंखों में देखती है, फिर जल्दी से उसकी आंखों पर अपने होंठ रख देती जिससे राग की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। राग की आंख से अपने होंठ हटाती है तो राग एकांशी की आंखों में देखने लगता है। एकांशी उसे देख, आपको कैद करना है, बोलिए होंगे कैद। राग एकांशी को देखता है जिसकी आंखों में शरारत थी। राग उसे देख, अपनी बाहें उसकी कमर में कसते हुए। राग तो पहले ही तुमने कैद कर लिया है, अब तो जहां चाहे ले चलो। एकांशी राग की इंटेंस नजरें देख शर्मा जाती है और उसका हाथ पकड़ टेरेस की तरफ बढ़ जाती है। राग भी मुस्कुराते हुए एकांशी के पीछे बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ संजना रूम के बाहर बनी खिड़की से बाहर हो रही चहल पहल को देख रही थी। तभी राज उसे पीछे से बाहों में भर के, क्या बात है जान, इतनी उदास क्यों हो। संजना जब कोई जवाब नहीं देती तो राज को लगता है जैसे वो बाहर जाना चाहती है, इसलिए राज उसे देख, अगर तुम्हें बाहर घूमना है तो चलो हम चलते हैं। संजना राज को देखती है जो अपना हाथ उसकी कमर से हटा ही रहा था, लेकिन संजना उसका हाथ बीच में रोक के, तुम जानते हो मुझे वही जगह पसंद है जहां सिर्फ तुम हो। फिर क्या सोच रही हो। इस बार राज संजना के सामने आ गया। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कितना कुछ बदल गया हमारी जिंदगी में, जहां परिवार को कमी थी आज हंस खेलता परिवार है। राज उसे देख, हम ये तो है। दोनों रूम की बाहर बनी बालकनी से बाहर हो रही चहल पहल को देखने लगते हैं। राज, काफी देर बाद संजना राज को बोलती है। राज की नज़र उसके ऊपर जाती है तो राग उसे अपने करीब खींच के उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट देता है। राज संजना को देख, क्या बात, जो तुम्हारी आंखों में तो है लेकिन जवान पर नहीं आ रहा। संजना राज को देखती है तो राज उसे देख, अपनी गोद के उठा के अंदर रूम में लाके बेड पर लिटा देता है, फिर उसके पास बगल में लेट उसे खुद के ऊपर ले लेता है। क्या बात है अब बोलो, जिसे आज मैं भी नहीं पढ़ पा रहा। संजना राज के सीने पर अपना सिर रखकर, हम भी माँ बनना चाहते हैं। संजना की बात सुन के राज उसे खुद अलग करके शौक होके देखने लगता है। क्या बोल रही हो तुम, मतलब तुम चाहती थी ना। अभी हम इस बारे में बाद में, मेरा मतलब अभी कुछ टाइम बच्चे के बारे में। संजना राज को देख, हम पहले मुझे लगा था जब तक हमारा परिवार नहीं मिल जाता है हम इसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन अब तो हमारा परिवार मिल गया है। राज संजना को देखता है जो बड़ी उम्मीद से उसे हो देख रही थी। राज उसे बाहों में भर के, हम मैं तो रेडी हूँ, लेकिन तुम पहले सिर्फ इतना बताओ, किसी प्रेशर में आके तो ये फैसला नहीं कर रही हो। संजना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए हम जब ही इस बारे में सोचेंगे जब पूरे दिल से, मेंटली और फिजिकली तैयार हो, क्योंकि मुझसे से ज्यादा तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे की जिम्मेदारी भी। और राज आगे कुछ बोलता उससे पहले संजना उसे बीच में रोककर, मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से रेडी हूँ। राज संजना को देख, हम तो देरी किस बात की, अभी से तैयारी करते हैं। संजना कुछ समझती उससे पहले राज ने उसके होठों पर अपना कब्जा कर लिया था। संजना की आंखें बंद हो गई, वो खुद इस एहसास में गुम हो गई। राज शिद्दत के साथ उसे हर हिस्से पर अपने प्यार को छाप छोड़ रहा था। वही संजना बस मौन के अलावा कुछ नहीं कर पा रही है। उसकी मदहोशी भरी आवाज से राज और बेचैन हो रहा था। संजना राज का पूरा साथ से रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े थे और वो दोनों दुनिया जहां को छोड़ अपने प्यार के सफर को तय कर रहे थे। वही दूसरी तरफ एकांशी राग को अपने साथ टेरेस पर लाती है। अंधेरा घिर गया था, जगमगाता शहर बहुत प्यारा लग रहा था। राग एकांशी को देखता है जो रेलिंग के पास जाके खड़ी हो गई और खुद के दोनों हाथों को आपस में बांध में खड़ी वहां के नज़ारे को देखने लगी। राग ने उसे देखा और उसके पीछे से उसे बाहों में भर लिया। एकांशी भी उसकी छुहा को खुद के अंदर सामने लगी। उसने अपने हाथ राग के हाथों पर रख दिया और थोड़ा सा पीछे होके राग के सीने से अपना सिर टिका लिया। राग ने भी उसे अपनी बाहों के समेट लिया। राग उसे देख, यहाँ से शहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है ना। एकांशी उसकी तरफ हल्की नज़र देख, हम आपको पता है बचपन में जब मैं खुद को कभी अकेला महसूस करती थी तभी रात को वो हमेशा यहाँ आती थी। रात को यहाँ ये जगमगाता शहर, उस पर से यहाँ की सुकून बहुत सुकून देती है। फिर आप रूम में बोर हो रहे थे इसलिए आपको यहाँ ले आई। राग उसकी बात सुन के उसे अब खुद के सामने करके उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट के उसे खुद के करीब कर लेता है।
मैं तुम्हारा साथ कभी बोर नहीं होता और बस मजाक कर रहा था। एकांशी उसे देख, जानती हूँ आप मजाक कर रहे थे भाई से। राग एकांशी को देख, यार वो तुम्हारे भाई के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। राग का मुंह देख, एकांशी प्यार से उसका माथा चूम के, जानते भाई आपके दोस्त पहले है और हम कभी आपके और भाई के इस रिश्ते को बदलना भी नहीं चाहते। राग उसे देख, हम जानता हूँ मेरी प्यारी सी जान बहुत समझदार है। एकांशी राग को देख, अच्छा आइए वहाँ बैठते हैं। एकांशी वही टेरेस पर लगे झूले को देख बोलती है। राग उसे देख मुस्कुरा कर चलो, लेकिन एकांशी आगे जाती उससे पहले राग उसे गोद में उठाकर कभी तो रोमांटिक फील लिया करो। एकांशी राग की बात सुन के उसके गले में अपनी बाहें डालकर, आप हो ना, रोमांटिक बातों को लिए हमारी क्या जरूरत। राग उसकी बात सुन के ये भी सही है, कोई नहीं, एक बात तुम मेरे पास आ जाओ, फिर सब कुछ सिखा दूंगा। एकांशी राग को देखती है जो इंटेंस नजरों से उसे ही देख रहा था, फिर जल्दी से उसके सीने में अपना सिर छिपा लेती है। राग उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। दोनों वही झूले पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इधर राघव और पिंकी एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के बाद लोग ड्राइव पर चले गए। उन्होंने यश जी को इन्फॉर्म कर दिया था। वही यश जी और एकता जी भी एक दूसरे के साथ समय बिताने के बाद एक रेस्टोरेंट में डिनर करके घर के लिए निकल गए। उन्होंने राग को कॉल करके बता दिया था वो और अंशी खाना खा ले, वो बाहर खा के आएंगे। राज और संजना आज बाहर रुकने वाले हैं और राघव पिंकी लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं, इसलिए राग ने मैद से कहकर दोनों के लिए ही डाइट के अकॉर्डिंग खाना बनाने को बोल दिया थे। इधर राज और संजना कब एक दूसरे की बाहों में सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। अनटाइटल्ड चैप्टर। करीब रात को 1 बजे राज की आंखें खुली, उसने अपनी बगल में देखा संजना सबसे बेखबर उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। राज ने झुक के उसका माथा चूम लिया। उसे अब भूख लग रही थी। उसने पहले खड़े होके इसने अपने कपड़े पहने, फिर संजना को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके पहले बाथरूम में गया। उसके बाद उसने फ़ोन से नीचे रिसेप्शन पर फ़ोन करके खाना ऑर्डर किया। राज ने संजना को देखा, फिर खुद से अगर मुझे भूख लगी है तो शायद इसे भी भूख लगी होगी। राज संजना के पास आया और उसे प्यार से जगा कर जान उठ जाओ, फिर कुछ खा के सो जाना। संजना अपने सिर पर पिलो रखकर सोने दीजिए ना राज, मुझे नींद आई है। राज उसके हाथ से पिलो लेके उसे खड़ा करके, सो जाना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले कुछ खा लो, शाम से कुछ नहीं खाया है और ऐसे सुबह उठोई तो वीकनेस होगी बच्चा। राज के बार बार बोलने से संजना इरिटेट होके उठ गई। फिर राज को देख चिढ़ते हुए, राज क्यों रात में भूतों की तरह बोल रहे हो, क्यों उल्लू की तरह जाग रहे हो आप, सोने दीजिए ना। राज उसे देख, सो जाना, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले कुछ खा लो, मैंने खाना ऑर्डर किया है। राज की बात सुन के संजना ने मुंह बना लिया, लेकिन फिर राज के ज्यादा जोर देने की वजह से वो उठ के बाथरूम में बढ़ गई। वहां से मुंह धो के आई और सोफे पर बैठ अपना सिर वही उसके हेड से टिका दिया। राज उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया और उसके पास बैठकर उसके सिर को प्यार से सहला दिया। वही संजना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। राज ने देखा संजना मुस्कुराकर उसे ही देख रही है। वो कुछ बोलता उससे पहले गेट पर नोक की आवाज सुन वो उठा और गेट खोल दिया। बाहर एक वर्कर खाना लेके आया था। राज ने उसे थैंक यू कहा और खाना लेके अंदर आ गया। वही संजना और राज दोनों ने मिलके खाना खाया। उसके बाद दोनों मुंह हाथ साफ करके बेड पर आ गए। संजना राज को देख, आपने अब आधी रात को जगा तो दिया, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही। राज संजना की बात सुन के, हम तो बताओ क्या किया जाए ऐसा कि आपको नींद आ जाए। संजना उसकी बात सुन के, कुछ भी कीजिए लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रही। राज उसे देख शरारती तरीके से मुस्कुरा देता है, फिर उसे अपनी तरफ खींचकर, हम तो मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना एक राउंड और हो जाए। राज की बात सुन के संजना उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखती है। क्या बोल रहे हो आप, आपका पेट नहीं भरा। राज उसे देख उसके ये लॉकर काटते हुए, इससे भी भला किसी का पेट भरता है। संजना राज को बेशर्मी भरी बातें सुन के उसे घूर के, कितने बेशर्म हो गए हो तुम, हटो मुझे सोना है, पहले ही तुम मुझे कितना परेशान कर चुके हो। राज संजना को देख, हे सच्ची तुम परेशान हुई, मुझे लगा तुमने एंजॉय किया होगा। संजना राज की बात सुनकर उसका मुंह हैरानी से बड़ा हो जाता है। राज उसका मुंह बंद करके, मुंह बंद कर लो, कहीं ऐसा ना हो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाए। संजना राज को देख, उसके माथे को छू के, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, कैसी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं खाने में तो नहीं मिला था। संजना की बात सुन के राज, कमाल करती हो बीवी,
पहले खुद ही मुझे बोल रही थी नींद नहीं आ रही, कुछ करो, और अब मैं करने को तैयार हूँ तो मुझे इतने अच्छे अच्छे नामों से नवाज रही हो। राज की बात सुन के संजना उसे घूर के, शादी के बाद तुम सच में बेशर्म हो गए हो। राज उसकी बात सुन के, ऐसा है मैडम, मैं कोई धर्मात्मा तो नहीं हूँ, न ही कोई सन्यासी हूँ, अरे यार इंसान हूँ, और जब बाहों में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो कोई कैसे अपने अरमानों पर काबू पाए। राज की बात सुन के संजना की आंखें शर्म से झुक जाती है, उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वही राज उसे देख, वैसे मेरी बीवी ने जब मुझे इतने अच्छे नामों से नवाज ही दिया है तो क्यों ना कुछ कर ही किया जाए। संजना कुछ समझती उससे पहले राज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। एक बात फिर राज संजना को अपने एहसास से रूबरू करा रही थी, और संजना फिर से राज के एहसास में डूब चुकी थी। एक बार फिर वो अपने प्यार की सफ़र पर चले गए, और इसने संजना बेखूबी उसका साथ दे रही थी। तब दोनों एक दूसरे की बाहों में फिर से सो चुके थे, और दोनों को चेहरे पर मुस्कुराहट और सुकून था। वही दूसरी तरफ एकता जी और यश जी भी अच्छे से घूम के घर आ गए थे। इस वक्त राग और एकांशी अपने रूम में थे, इसलिए उन्हें नहीं पता चला। फिर एकता जी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी, इसलिए यश जी ने सिर्फ राग के पास अपने घर आने का मैसेज कर दिया था, और अपने कमरे में एकता जी के साथ सोने के लिए चले गए। वही दूसरी तरफ पिंकी और राघव भी अभी बाहर थे। रात काफ़ी हो गई थी, और वो शहर से काफ़ी बाहर आ गए थे। वही यश जी को जब उन्होंने कॉल करके बताया तो यश जी इतनी रात को घर आने के लिए मना कर दिया। वहीं से 15 मिनट की दूरी पर उनका फार्म हाउस था, इसलिए उन्होंने उन्हें वहां रुकने का बोला। राघव और पिंकी को भी उनका आइडिया सही लगा, इसलिए राघव ने अपनी गाड़ी घर की जगह फार्म हाउस की तरफ मोड़ ली। पिंकी राघव के कंधे पर सिर रखकर आराम से बैठी हुई थी। वही राघव उसे देख उसके बालों में अपने हाथ घुमा दिए। फिर उसे देख, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? पिंकी उसे देख हल्के से अपने होठों से उसके गाल को छूके, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी थकान हो रही है। राघव उसे देख, हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, तुम तब आंखें बंद करके बैठ जाओ। पिंकी राघव के कंधे पर सिर रख लिया, और वही राघव उसे ऐसे देख मुस्करा दिया। गाड़ी संभाल के उसने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। पिंकी के होठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद दोनों फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। यश जी ने पहले ही वहां के केयरटेकर को उनके आने के बारे में बता दिया था, इसलिए वहां पहले ही सफाई करा दी थी। वहां केयरटेकर आया। राघव ने पिंकी को गाड़ी से निकला और गाड़ी एक साइड खड़ी करके पिंकी के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। वही यहाँ 2 बुजुर्ग रहते थे। राघव उन्हें देख उनके पैर छू के, कैसे हो काका, कैसी हो काकी? वो राघव को देख पिंकी को देखते हैं जो उनके पैर छू रही थी। हम दोनों ठीक है बबुआ। फिर पिंकी को आशीर्वाद देते हुए, खुश रहो, बड़े मालिक का फोन आया था कि तुम बहुरानी के साथ आने वाले हो, इसलिए हमने घर की ओर आपके कमरे की सफाई कर दी है बबुआ, और बहुरानी आपके लिए जूस बना के फ्रिज के रख दिया है। बड़ी मालकिन ने बताया आप खुशखबरी देने वाली है, इसलिए आपकी सेहत को हिसाब से हमने जूस बना दिया है। राघव उन्हें देख, इसकी क्या जरूरत थी काकी, रात काफ़ी हो गई है, आपको आराम करना था, जूस मैं बना देता। बबुआ हमेशा आराम जी करते हैं और टाइम से सो भी जाते हैं, पर आज हमारे बच्चा और बहू आ रही थी, नींद किसे आनी थी। अब आप जाओ, बहुरानी थक गई होंगी, हम सुबह बतिया लेंगे, बहुरानी को जूस याद से पिला देना। राघव उन्हें देख, जी काकी आप चिंता मत करो, आप और काका आराम करो। ठीक है बबुआ। काका और काकी वही फार्म हाउस में बने नीचे वाले रूम में चले गए, और राघव पिंकी को लेके ऊपर वाले रूम में आ गया। राघव पिंकी को देख, वहाँ अलमीरा में मेरे कुछ कपड़े होंगे, वो पहन लो। पिंकी उसे देख, हमें सिर हिला देती हैं। राघव उसे देख, मैं जूस लेके आता हूँ, तुम तब तक चेंज कर लो। पिंकी राघव को देख उसकी टी शर्ट लेके बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद राघव रूम में आता है, उसके एक हाथ में जूस का ग्लास और दूसरे हाथ में तेल की कटोरी थी। उसने देखा पिंकी अभी बाहर नहीं आई। वो दरवाजे के पास जाके, क्या हुआ पिंकी, तुम बाहर क्यों नहीं आई, अभी तक चेंज नहीं किया? पिंकी राघव को आवाज सुन के हड़बड़ाते हुए, राघव किसी और के कपड़े नहीं है क्या इधर? एक्चुअली राघव उसकी बात सुन के, तुम पहले बाहर आओ। पिंकी शर्म से सकुचाते हुए, लेकिन राघव। पिंकी की बात सुन के राघव, बस करो पिंकी, यार तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। यार मैंने तुम्हें उठा देखा जितना तुमने भी खुद को नहीं देखा, इसलिए पहले बाहर आओ तुम। राघव की बात सुन के पिंकी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं।
पिंकी बाहर नहीं आती तो राघव फिर से, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा। यार बाहर आओ, और तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अब तो हमारे प्यार की निशानी भी आने वाली है, उसके बाद भी इतनी शर्म। देखो अगर तुम अब बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ रहा हूँ। राघव की बात सुन के पिंकी बाथरूम से बाहर आ गई। राघव ने देखा पिंकी में उसकी टी शर्ट पहन रखी है जो उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसे वो और खींचने की कोशिश कर रही थी। राघव उसे देख, ऐसे खींचने से बड़ी नहीं होंगी बच्चा। फिर उसका हाथ पकड़ के आओ बैठो। पिंकी राघव को देख, राघव मुझे सच में बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। राघव उसे देख, 1 मिनट। वो उसे गोद में उठाता है और उसके बाद बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। अब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अब? पिंकी उसे देख, हम अब ठीक है। राघव उसे जूस का ग्लास पकड़ा के, लो ये पियो, फिर खुद उसके पैरों की मालिश करने लगता है। पिंकी उसे देख अपने पैर पीछे खींचने को होती है, उससे पहले राघव उसके पैर पकड़ के सीधी बैठो, हिला नहीं है। लेकिन राघव, वो कुछ बोलती उससे पहले राघव बीच में, तुम्हारा जूस पियो, मुझे मेरा काम करने दो। पिंकी कुछ नहीं कहती, बस जूस पी के अपना सिर बेड से टिका लेती है। राघव की मालिश की वजह से उसे काफी आराम मिल रहा था, जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। वही राघव उसे सोते देख मुस्कुरा देता है और अपने हैंड वॉश करके बाहर आके पिंकी को सही से लिटाकर खुद भी उसे बाहों में लेके आराम से सो जाता है। 98 सुनैना के हुआ गलती का एहसास। पिंकी और राघव सुकून से एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। वही दूसरी तरफ राग और एकांशी अभी भी जाग रहे थे। राग एकांशी को देख, अंशी सो जाओ, कितनी देर जागने का इरादा है? एकांशी राग को देख, राग आप सो जाओ, हम दिन में सो लिए थे न, इसलिए हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन आप सो जाओ, आपको कभी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ जाती है, अब नहीं है तो आराम से सो जाओ, हमें नींद आएगी तो हम सो जाएंगे। राग उसे देख अपनी बाहों में उठा के बेड की तरफ बढ़कर, मेरे साथ लेटोगी तो नींद आ जाएगी, और फिर वैसे भी तुम्हें जागता देख मुझे नींद नहीं आने वाली, इसलिए मेरे पास लेटो, देखना मेरी बाहों की गर्माहट मिलते ही तुम्हें झट से नींद आ जाएगी। एकांशी राग की बात सुन के कुछ नहीं बोली, बस हमें गर्दन हिला के उसके सीने पर सिर रख लिया। वही राग उसे ऐसे देख मुस्कुरा दिया, हल्के से उसका माथा चूम के अपने उंगलियां उसके बालों में घुमाने लगा। एकांशी को ऐसे अच्छा लग रहा था। इसी बीच दोनों को आंखें कब लगी, दोनों को ही खबर नहीं हुई। इधर हर्ष देर रात मीटिंग खत्म करके हॉस्पिटल जाने की वजह अपने घर चला गया था। उसे कुछ सामान लेना था। वैसे भी कल राज और राग दोनों आने वाले थे। इसके बाद उनसे बात करके उन्हें सब कुछ बताकर वो यहाँ से सुनैना को लेके जाना वाला था। उसने घर आके अपने कपड़े चेंज किए और कुछ सामान लेके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। वही हॉस्पिटल में उसका आज जब से हर्ष गया था मन नहीं लग रहा था। बेशक हर्ष से उसकी बातें न के बराबर होती थी, लेकिन वो उसके सामने होता था। उसकी दवाई उसके खाने के टाइम उसके साथ होता, उससे थोड़ी बहुत बातें भी करता था। लेकिन आज सुनैना को वो कमरा खाने को दौड़ रहा था। इन 3 दिनों में उसे ये तो समझ आ गया था, राग के साथ सिर्फ उसका अट्रैक्शन था, जो शायद उसके पैसे और उसकी पर्सनैलिटी से हुआ था। अगर उसकी माँ की और अपने वजूद की सच्चाई उसके सामने समय रहते नहीं आती तो अपनी माँ के बताए रास्ते पर चल पड़ती, और आज जैसे उसकी माँ बर्बाद हो गई, आज उसके पास कुछ नहीं है, वैसे ही भविष्य में उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सही रहते उसे समझ आ गया, या ये कहो उसके सामने अपनी माँ के दोबारा किए गए धोखे सामने आ गए, जिससे सुनैना को आंखें खोल दी। क्योंकि जब उसकी माँ इतने षड्यंत्र रचने के बाद कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने सब कुछ बर्बाद करके आज ऐसी जिंदगी जी रही है जिसमें ना वो जी सकती है ना मर सकती है। फिर वो भी शायद कुछ भी कर लेती, राग के दिल में उसके परिवार में एकांशी की जगह खुद को जगह नहीं बना पाती। वो कहते हैं सुबह का भुला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भुला नहीं कहते। बस यही सुनैना के साथ था। वो गलत रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन एक ठोकर से उसे सही गलत समझ आ गया था। उसका दिल ये तो नहीं जानता था कि उसे हर्ष से प्यार है या नहीं, लेकिन उसे ये जरूर पता था राग उसका सिर्फ अट्रैक्शन था, और अब वो यहाँ दूर जाना चाहती थी। अपनी वजह से वो किसी को जिंदगी में कोई परेशानी नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था एकांशी, यश जी या राघव उसे कभी माफ नहीं करेंगे। और राज, उसकी आंखों में तो उसे नफरत दिखती है, उसकी बहन को दर्द और तकलीफ देने की। उसका वश चले तो जो बचपन से एकांशी के साथ हुआ उसका दूंगा बदला उससे ले। लेकिन राग के कहने पर उसे दूसरा मौका देने की सोच उसने कुछ नहीं बोला। सुनैना अपनी सोच में ही गुम थी।
जब वार्ड का दरवाजा खुला, सुनैना ने नजर उठा के देखा। सामने हर्ष था, जिसके हाथ में एक बैग था। उसने हर्ष को देखा, जिसने बैग को वही पास बिछे सोफे पर रख दिया था, और सुनैना को जागे देख उसके पास आके, क्या हुआ, तुम अभी देख जाग रही हो? सोई नहीं अभी तक? खाना खा लिया था? हर्ष ने सुनैना को देखा, जो लगातार उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे ऐसे खुद को देखता पाकर हर्ष उसके पास जाके उसके आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए, कहाँ खोई हो? सुनैना हर्ष को खुद के इतने पास देखती है तो हैरान होके सोफे की तरफ देखती है, उसके बाद उसे देख, तुम यहाँ अभी तो वहाँ खड़े थे। हर्ष सुनैना को देख, जब तुम अपने ख्यालों में खोई थी तभी इधर आ गया, और मैं पूछ रहा था तुमने खाना खा लिया ना, और मेडिसिन ले ली? सुनैना हर्ष को खुद को चिंता करते देख मुस्कुरा दी, फिर मुस्कुरा कर, मैंने खाना भी खा लिया और मेडिसिन भी ले ली, और तुमने? हर्ष उसे देख मुस्कुरा कर, मैंने जहाँ मेरी मीटिंग हुई थी वही क्लाइंट के साथ खा लिया। फिर अभी तक सोई क्यों नहीं? हर्ष की बात सुन के सुनैना अपनी नजरें नीची करके, आई तुम नहीं थे इसलिए ना इस कमरे में मन लगा और ना नींद आई। हर्ष को सुनैना से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसे देख, क्या बोला तुमने, एक बार फिर से बोलो। सुनैना हर्ष को देख हल्के से बेड से खड़ी होती है, और फिर उसके सामने जाके उसकी आंखों में देखकर, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इन दिनों में मुझे इतना समझ आ गया, राग के साथ मेरा सिर्फ अट्रैक्शन था, और अगर समय रहते मेरी आंखें नहीं खुलती तो शायद अपनी माँ की तरह मैं सब बर्बाद कर देती। मैं नहीं कहती मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आज जो मैंने फील किया, तुम्हारा बिना ये कमरा मुझे सुना सुना लग रहा था। बेशक तुम मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बिना बोले को हुई केयर कि मुझे आदत हो गई है, और मैं इस आदत और एहसास के साथ सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ। नहीं जानती तुमसे प्यार है या होगा कि नहीं, लेकिन जो भी है जैसा भी है, मुझे सच में तुम्हारी आदत हो गई है। हर्ष उसकी बात सुन के उसे गले से लगा के, इतना एहसास हुआ है तो प्यार भी हो जाएगा, और जब तक ले लिए मेरा प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है। सुनैना उससे अलग होके, तुमने बताया नहीं तुम्हें मुझसे कब प्यार हुआ? हर्ष उसे देख उसे बेड पर लिटाते हुए, रात काफ़ी हो गई है, अभी सो जाओ। कल रात सर और राग सर आएंगे, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज करके घर जाएंगे, तब मैं अपने आप बता दूंगा, इसलिए अब अपनी आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ। हर्ष उसकी आंखें बंद करके हल्के से उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है और सुनैना को देखता है, जो खुद भी उसकी आंखों में देख रही थी। हर्ष उसे देख, आई प्रोमिस, तुम्हें अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा। तुम जिन खुशियों की हकदार हो वो सिर्फ तुम्हारी होंगी। बस कभी लाइफ में मुझसे कुछ छिपाना नहीं और कभी झूठ नहीं बोलना। हर्ष की बात सुन के सुनैना अपनी आंखें बंद करके हाँ में सिर हिला देती है। वही हर्ष मुस्कुरा कर सोफे की तरफ जाता, उससे पहले सुनैना उसका हाथ पकड़ के, यही सो जाओ। हर्ष उसकी तरफ देख, आज सोफे पर सोने दो, तब जब ऑफिशियली तुम्हें अपना बना लूंगा उसके बाद मैं सोफे पर नहीं सोने वाला, ना ही तुम्हें सोने दूंगा। बाकी वादा है तुमसे, तुम्हारी मर्जी नहीं होंगी तब तक तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। वो सुनैना को देख सोफे पर चला जाता है। वही सुनैना के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है और आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। वही हर्ष भी कब उसे देखते देखते सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह सभी अपने अपने हमसफर के साथ अभी तक सुकून से सो रहे थे। क्योंकि सभी रात को देरी से सोए थे तो जाहिर सी बात थी वो उठने भी लेट वाले थे। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब को कहा, कोई चैन से सोने दे सकता है? राग जो सुकून से अपनी अंशी को बाहों में भर के सोया हुआ था, लगातार बज रहे फोन से उसकी आंखें खुली। उसने देखा एकांशी फोन की आवाज से कसमसा रही है, तो जल्दी से फोन साइलेंट पर डाल दिया। राग ने देखा एकांशी आराम से सो गई तो आराम से उसे खुद से दूर करके अपना फोन लेके बालकनी में चला गया। उसने अपना फोन देखा, हॉस्पिटल से कॉल था। उसने जल्दी से फोन उठाया और कान पर लगा लिया। हेलो, हम बोलो सर, अभी थोड़ी देर पहले की सुसाइड केस आया है। हम पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आए लोग धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो हॉस्पिटल को बर्बाद कर देंगे। राग सामने वाले की बात सुन के गुस्से, उनके घर की सरकार नहीं है। जो उन्होंने बोला और हो गया। तुम लोग पुलिस को कॉल करो, मैं पहुंच रहा हूँ। राग की बात सुन के सामने से कॉल कट हो गया। राग कमरे के अंदर आया और एकांशी को देखा जो आराम से सो रही थी। एक बार उसका चेकअप किया, कहीं उसे फिर से फीवर तो नहीं, लेकिन सब निर्मल देख उसके बैग के साइड ड्रायर से पेन डायरी निकली और उस पर कुछ लिखकर पेज फाड़ के नाइट लैम्प के नीचे रख दिया।
और खुद एकांशी के माथे को प्यार से चूम के आराम से रूम के बाहर निकल गया। बाहर हॉल में ही एकता जी बैठी थी, जो शायद चाय पी रही थी। राग को देख उठ गए। बेटा आप चाय पियो। राग उनके पास आके, माँ अभी मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, इमरजेंसी है उधर, चाय वही पी लूंगा। एकता जी राग को देख, हम ठीक है, लेकिन गुड़िया तो ठीक है ना? रात को उसे फीवर तो नहीं था ना? राग एकता जी को परेशान देख, माँ ठीक है, वो उसे रात को फीवर भी नहीं था, आज कॉलेज जाके आए, वो उसका एग्जाम है, उसके बाद मैं ड्राइवर भेज दूंगा, वहां से सीधा हॉस्पिटल आ जाएगी। एकता जी राग को देख हमें सिर हिला देती हैं। वही राग उन्हें देख हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। 99 राग को लगी चोट। इधर फार्म हाउस में राघव की आंख खिड़की से आ रही धूप से खुली। उसने एक नज़र अपने बगल में सोई पिंकी को देखा, उसके बाद उसने पास रखे ड्रॉ पर रखा अपना फ़ोन उठाया टाइम देखकर। पिंकी को आराम से लिटा के ब्लैंकेट उड़ाकर खुद बाथरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर आके उसने एक नज़र पिंकी को देखा जो अभी भी सोई हुई थी, फिर हल्के से दरवाजा खोल के बाहर की तरफ बढ़ गया। वही काका और काकी आराम से काम के लगे थे। काकी किचन में सबके नाश्ते की तैयारी करा रही थी और काका बाहर गर्दन में पौधे को पानी दे रहे थे। यश जी के कहने पर 2 काम वाले और बुलाए थे, जो फार्म हाउस की साफ सफाई कर रहे थे। राघव को देख काकी बाहर आके, अरे बबुआ उठ गए तुम? बहुरानी भी उठ गई क्या? नहीं काकी, वो आराम कर रही है और रात को देर से सोई थी, इसलिए मैंने अभी जागना सही नहीं समझा। हम ठीक किए तुम बबुआ, अभी आराम करने दो बहू रानी को, तब तक हम उनके लिए कुछ सेहतमंद खाना बना देते हैं। काकी आप रहने दो, आज मैं बनाता हूँ। काकी राघव को देख, लेकिन बबुआ। काकी आप हमेशा आप ही बनाते ही हैं, चलिए अब मुझे बनाने दीजिए। लेकिन बबुआ। काकी आप बस मेरी मदद कर दीजिए, बाकी का काम मैं खुद देख लूँगा। काकी राघव की जिद के आगे हार के हमें सिर हिला देती हैं। राघव एक प्लेट में काकी को टमाटर और प्याज काटने को बोलता है और खुद पहले उपमा बनाते हैं, उसके बाद वो खीर बना के काकी से आलू के पराठे बनाने की बोलता है। काकी मुस्कुराते हुए उसके कहे अनुसार काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों ने खाना बना लिया था। राघव ने काकी को काका को बुलाने को बोला और खुद रूम की तरफ बढ़ गया, क्योंकि पिंकी का समय से अपने हर टाइम को डाइट लेना जरूरी थी। दोपहर में लंच करके घर पर सो लेंगी, ये सोचकर वो पिंकी को उठाने लगा। पिंकी अपनी अधखुली आंखों से राघव को देख, सोने दीजिए न रघु, सो जाना, लेकिन पहले उठा और नाश्ता करो, फिर घर जाके आराम से सोना, सारा दिन होगा तुम्हारा पास। राघव की बात सुन के पिंकी, लेकिन रघु, वो कुछ कहती उससे पहले राघव कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस इतना ध्यान रखो इस हालत में तुम्हें अपनी कोई डाइट मिस नहीं करनी। अब उठो, जल्दी से रेडी हो जाओ, थोड़ी देर काका और काकी के साथ समय बिताओ, उसके बाद घर चलेंगे। पिंकी राघव को देखती है, उसे पता था राघव उसे बिना उठाए नहीं मानेगा, इसलिए चुपचाप बाथरूम को तरफ बढ़ जाती है। राघव उसे देख एक शॉपर उसके हाथ में पकड़ा के, ये कपड़े पहन लेना। पिंकी अपने हाथ में लिए शॉपर को देखा में सिर हिला के बाथरूम में चली जाती है। वही राघव भी उसे देख पहले रूम साफ करता है, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद पिंकी बाहर आती है। पिंक कलर के पटियाला सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। इसने ड्रेसिंग के सामने आके अपने बालों को संवारा, अपने माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर लगा के वो बहुत सुंदर लग रही थी। सुंदर तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब अलग जी नूर रहता था उसके चेहरे पर, जो माँ बनने की खुशी का था। थोड़ी देर बाद वो रेडी हो नीचे को तरफ बढ़ गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर काका काकी और राघव तीनों मौजूद थे, बस उसके आने की राह देख रहे थे। पिंकी ने वहां जाके काका और काकी के पैर छुए तो दोनों में इसे खुश होके खूब आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने उसे खाने पर बिठाया। चारों ने खाना खाया। इस बीच चारों की थोड़ी बहुत बातें होती रही। राघव और पिंकी अब यहाँ से निकलने वाले थे। काकी अपने हाथ में एक छोटा सा तोहफा लाके पिंकी के हाथ में देती है। पिंकी उसे लेने में हिचकिचाते हुए, काकी जी ये। काकी पिंकी को देख उसके सिर पर हाथ फेर के, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार है बहुरानी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। काकी इसकी क्या जरूरत थी, बबुआ हमारे लिए बेटे जैसे हैं और आप उनकी पत्नी हो, उस नाते हमारा हक बनता है। पिंकी एक नज़र राघव को देखती है जो उसे गिफ्ट रखने के लिए बोल रहा था। पिंकी मुस्कुराते हुए वो अपने पास रख लेती है और उनके पैर छूने लगती है। काकी चौंकते हुए, नहीं बिटिया, आपने हमें बहू भी कहा है और बेटी भी, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। काकी भावुक होके, आप और आपका बच्चा हष्ट पुष्ट हो। काका राघव को देख
अगली बार अंशी बिटिया और जमाई बाबू को भी लेके आना। काका आप चिंता मत कीजिए, अगली बार पूरा परिवार साथ आएगा, इस घर की छोटी बहू भी और छोटा बेटा भी। काका और काकी असमंजस की स्थिति से उसे देखती है तो राघव उनकी तरफ देख उन्हें सारी बात बता देता है, जिसे सुनने के बाद दोनों को आंखों में आंसू आ जाते हैं। काकी अपने हाथ ऊपर को तरफ जोड़ के, भगवान जो करते हैं उसमें सबका भला छिपा होता है। बेशक समय लगता है लेकिन सच कभी छिपता नहीं। उस औरत को उसके कर्मों की सजा मिलनी थी। आखिर कोई औरत कैसे एक अजन्मे बच्चे को उसकी माँ से अलग कर सकती है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा बबुआ, लेकिन वो भूल गई परमात्मा सबके बुरे कर्मों का हिसाब यही लेगा। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। राघव काकी को देख, आपने सही कहा काकी, और आप चिंता मत करो, एक दिन सब लोग आएंगे, तब आप माँ से और अंशी से मिल लेना। ठीक है बबुआ, सबकी हमारी तरफ से आशीर्वाद देना। जी काकी, अच्छा चलते हैं। अच्छा जी बबुआ, पहुँच के फ़ोन कर देना। जी, आप भी अपना ध्यान रखना। राघव और पिंकी वहाँ से गुप्ता हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते ने राघव पिंकी से, पिंकी अगर तुम यदुवंशी हाउस सबसे मिलना चाहो तो चले। पिंकी राघव को देख लाइक राघव घर पर, डोंट वरी कोई कुछ नहीं कहेगा, शाम तक तुम माँ के साथ समय बिताओ, उसके बाद ऑफिस से लौटते वक्त मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा। पिंकी उसे देख, आप एक बार माँ से बात कर लीजिए ना। राघव उसे देख, लगता है तुम माँ को अभी तक समझी नहीं हो, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। उसके बाद वो एकता जी के पास कॉल लगा देता है। हम बोल रघु, माँ मैं सोच रहा था शाम तक के लिए पिंकी को यदुवंशी हाउस छोड़ दूँ। एकता जी उसकी बात सुन के, तो उसमें मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? पिंकी के माँ बाप है, पूरा परिवार है, वो जब मन चाहे वहाँ जा सकती है, और अगर उसका मन हो तो 1-2 दिन के लिए छोड़ देना। जी माँ ठीक है, तू वहाँ से ऑफिस जाएगा या घर आएगा? माँ मैं ऑफिस जाऊंगा। हम ठीक है। राघव अब फोन काट कर, सुन लिया, या स्टाम्प पेपर पर लिखवा लूँ माँ से? अब बताओ रुकोगी या शाम को लेने आऊँ? शाम को बता दूंगी। हम उसने गाड़ी यदुवंशी हाउस की तरफ मोड़ दी। वही दूसरी तरफ राज और संजना अभी तक सो रहे थे। राज की नींद अपने फोन की रिंगटोन से टूटी। उसने देखा कॉल यश जी का था। हेलो, अभी सो रहा है? हम डैड बस आपके कॉल से जगा। हम चल अब उठ जाओ, और घर कब तक आओगे तुम? डैड बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, आप लोग नाश्ता कर लीजिए, हम नाश्ता करके आएंगे। राज ने अपनी आंखें एक बार बंद कर ली और फिर टाइम देख अपनी आंखें खोली, और उसके बाद एक नज़र संजना को देखा जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। राज उसे देख उसका माथा चूम के खुद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहां से आके उसने एक बार राग को कॉल लगा, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होने की वजह से उसने पहले रिसेप्शन पर फ़ोन करके नाश्ता ऑर्डर किया और संजना की तरफ बढ़ गया। उसने संजना को उठाया तो संजना नींद भरी आंखों से, राज सोने दीजिए ना, वैसे भी आपने रात भर सोने नहीं दिया। राज उसकी बात सुन के, जानता हूँ जान तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन अभी हमें घर जाना है, मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है, तुम जब तक रेडी हो जाओ घर जाके सो जाना। राज की बात सुन के संजना खुद को ब्लैंकेट में छिपाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाते हैं। उसे ऐसे जाते देख राज मुस्कुरा देता है। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सबने हंगामा किया हुआ था। सबने बहुत कोशिश की थी, लेकिन सामने वाला हावी हुआ पड़ा था। तभी राग वहां आके, क्या हो रहा है यहाँ, ये हॉस्पिटल है या कोई गुंडागर्दी का अड्डा? राग की आवाज़ सुन के सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, तो राग आके सबके सामने आके, आपको डॉक्टर ने बताया ये सुसाइड केस है, बिना पुलिस वालों के बुलाए इन्हें डिस्चार्ज नहीं दिया जाएगा। आपको समझ नहीं आया? तभी वो लोग आगे आके, और हम सब भी तेरे डॉक्टर को बता चुके हैं, हमें किसी पुलिस वाले को नहीं बुलाना है, हमारा बच्चा अब ठीक है और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए हम देने के लिए तैयार है। आपको बिना पुलिस की पूछताछ के यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। राग आगे कुछ बोलता उससे पहले किसी ने उसके सिर पर वहाँ रखा पोट मार दिया, जिससे राग के सिर पर खून निकलने लगे। वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पुलिस पहुँच गई, उन सबको कब्जे में लिया और राग के इशारा से पेशेंट से इंक्वायरी करने की कहा। तभी वहाँ उसका दोस्त आया और उसे अपने साथ केबिन में ले जाते हुए, चोट लगी है तुझे, चल। राग बिना कुछ कहे उसके साथ चला जाता है। वही दूसरी तरफ एकांशी उठी, रूम में चारों तरफ देखा, उसे राग कहीं नहीं दिखा। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर फड़फड़ा रहे पेपर पर पड़ी। उसने जल्दी से पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। डियर अंशी, हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आया इसलिए मुझे जाना पड़ा। तुम सुकून से सोई थी?
इसलिए तुम्हें उठाने का दिल नहीं किया। वैसे भी रात को लेट सोई थी तुम, और सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मेरे दिल ने तुम्हें उठाने की गवाही ही नहीं दी। वैसे तो रात को तुम्हें फीवर नहीं था, लेकिन आज कॉलेज के बाद ड्राइवर के साथ सीधे हॉस्पिटल आ जाना, एक बार और चेकअप करा लेंगे और लेडीज डॉक्टर से भी मिल लेंगे। तुम्हारा राग पेपर पढ़कर एकांशी मन में आप बहुत अच्छे हो, आई लव यू। उसके बाद अपने कपड़े लेके बाथरूम में चली गई। उसे कॉलेज जाने की परमिशन मिल गई थी राग से, वरना उसे लगा तबीयत खराब हुई है, टॉन्यूस कॉलेज जाने नहीं देगा। इसलिए वो जल्दी से रेडी हुई और बाहर हॉल की तरफ बढ़ गई। उसके देखा हॉल में एकता जी और यश जी चाय पी रहे हैं, वो उनकी तरफ बढ़ गई। एकता जी और यश जी उसे आते देख मुस्कुरा दिए। जब 100 अनु जी का प्यार। एकांशी यश जी और एकता जी के पास आके, मम्मा डैड आप लोग कब जागे? एकता जी उसे देख, आओ बैठो, बस अभी उठे हैं, चाय नाश्ता कर लो, उसके बाद रेडी होके कॉलेज चले जाना। मम। एकता जी उसे देख, बेटा राग बोल कर गए हैं कॉलेज जाने के बाद क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद तुम हॉस्पिटल चले जाना। जी माँ। एकांशी ने नाश्ता किया, उसके बाद अपने रूम में रेडी होने चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई। यश जी ने उसके साथ ड्राइवर भेज दिया था। वही दूसरी तरफ राघव और पिंकी यदुवंशी हाउस पहुंच गए थे। इतनी सुबह सुबह उन्हें आए देख अनु जी घबरा कर, क्या हुआ बेटा इतनी सुबह सुबह? पिंकी अपनी माँ को देख, माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, क्या अपने घर नहीं आ सकती मैं? तभी अनुराग जी उसके पास आके, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब तुम्हारा मन करे तब आ सकती हो, बस तुम्हें सुबह सुबह ऐसे अचानक आया देख तुम्हारी माँ ने रिएक्ट कर दिया। मम, वो कल हम घूमने गए थे, वहाँ रात को हम लेट हो गए थे, इसलिए फार्म हाउस पर रुक गए थे। अब सुबह आते हुए राघव और माँ दोनों ने कहा कि आप सबसे मिल लूँ, काफी दिनों से आप सबसे नहीं मिली। अनुराग जी उसे देख अपने गले से लगाया और मुस्कुराकर, बहुत अच्छा सोचा। फिर अनु जी को देख, क्या सोच रही हो अनु जी? बेटी और दामाद कितने दिनों बाद आए हैं, चलिए भाई क्या सोचेंगे आपके दामाद, नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। राघव उन्हें देख, पापा जी मैं कुछ नहीं सोचूंगा, और रहने दीजिए पापा जी, हम फार्म हाउस से नाश्ता करके आए हैं, अभी लेट हो रहा, मुझे ऑफिस जाना है, शाम को आऊंगा तब रुकूंगा, अभी ऑफिस देखना है। डैड भी अभी ऑफिस नहीं जाते, इसलिए काम ज्यादा है, शाम को आता हूँ। अनुराग जी उसे देख, ठीक है बेटा आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी रात का डिनर यही करके जाना। अनुराग जी की बात सुन के राघव हाँ में सिर हिलाकर, ये भी कोई कहने की बात है पापा जी, आपने बोल दिया, मैं रात को डिनर यही करूँगा। राघव की बात सुन के अनु जी, बेटा अगर 1-2 दिन पिंकी को यहाँ छोड़ दो, शादी के बाद वो रुकी भी नहीं है। राघव अनु जी को देख, माँ अगर पिंकी चाहती है तो वो रुक जाए, और वैसे भी माँ ने भी यही बोला है, अगर पिंकी का मन हो तो वो कुछ दिन आपके पास रुक जाए, और जैसे भी शाम को मुझे बता देना। राघव की तरफ देख पिंकी हाँ में सिर हिला देती हैं, तो राघव अनुराग जी और अनुकी के पैर छू के वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। वही दूसरी तरफ राज और संजना भी नाश्ता करके घर की तरफ निकल गए थे। राज में संजना को घर के बाहर छोड़ा और शाम को जल्दी जल्दी आने का बोल खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पहले उसे अपनी एक मीटिंग देखनी थी, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना था। संजना ने उसे जाते देख और खुद डोर बेल बजा दी। सर्वेंट ने दरवाजा खोला। संजना उसे देख, माँ पापा, मालकिन उन्होंने नाश्ता कर लिया है, बाकी बेबी जी कॉलेज गई है। संजना उन्हें देख, भैया और भाभी वो अभी तक नहीं आए। संजना अपना सिर हिला के अंदर आ जाती है। अंदर हॉल में ही एकता जी और यश जी बैठे थे। संजना को देखा गए बेटा, फिर बाहर की तरफ देखा जहां राज नजर नहीं आ रहा था। एकता जी संजना को देख, राज कहाँ है? एकता उन्हें देख, माँ वो मुझे छोड़ के बाहर से ऑफिस के लिए निकल गए। एकता जी ने संजना को बात सुन के नाराजगी से यश जी को देखा। यश जी ने उन्हें देख आंखों के इशारे से शांत रहने को बोला, लेकिन उनकी आंखों के इशारे संजना देख चुकी थी और समझ गई एकता जी को राज का ऐसे संजना को गेट के बाहर छोड़ के जाना पसंद नहीं आया। वो उनके पास जाके उनके घुटनों के पास बैठकर, माँ आप चिंता मत कीजिए, मुझे राज का ऐसे मुझे छोड़ के जाने से बिल्कुल बुरा नहीं लगा, और मैं उनका काम जानती हूँ, उन्हें काम नहीं होता तो वो कभी ऐसे नहीं जाते, लेकिन कल मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से उन्होंने अपने कल को मीटिंग पोस्टपोन कर दी थी। फिर उन्हें राज से भी मिलना था जो कल नहीं मिल पाए थे, इसलिए आज अपनी मीटिंग करके वो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आपके बेटा अपनी जिम्मेदारी और फर्ज अच्छे से समझता है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। माँ, जीवन साथी का मतलब है अपने साथी का साथ देना, जिसमें कभी मुझे लगे कि सच में उनके पास समय नहीं है तो मैं उन्हें कोऑपरेट करूं, और जब उन्हें लगे तो वो मुझे। और सच बताऊं, हम दोनों में ये तालमेल है। राज कभी मुझे एहसास नहीं होने देते कि वो अपने काम को वजह से इग्नोर कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि राज को कभी ये एहसास हो कि मैं हर वक्त उनके काम में रुकावट बन रही हूँ। मुझे सिर्फ उनका प्यार और साथ चाहिए, और यकीन मानिए यही मेरे बहुत है। माँ, बेशक वो आपसे और डैड से दूर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर खून आपका ही है, जो अपने फर्ज से कभी नहीं हटता। संजना की बात सुन के एकता जी नम आंखों से उसके माथा चूम लेती हैं। थैंक यू बेटा, मेरा डर दूर करने के लिए। झूठ नहीं बोलूंगी, एक बार मुझे लगा जैसे राज तुझे अपने काम की वजह से इग्नोर कर रहा है, कहीं तुझे तकलीफ नहीं होती हो जो हमसे नहीं कहे पाती, लेकिन आज तूने मेरा सारा डर खत्म कर दिया। चलो अब आराम कर लो, बस अपने रिश्ते, ये प्यार और विश्वास हमेशा कायम रखना। यकीन मानो कभी तुम्हारे बीच दूरियां नहीं आएगी। संजना उन्हें देख हमें सिर हिला देती हैं। फिर संजना एकता जी को देख माँ दी। राघव उसे यदुवंशी हाउस छोड़ने गया है। ऐसे समय में हर लड़की का मन अपने माँ बाप के पास रहने का करता है, इसलिए मैंने राघव को बोला, बाकी पिंकी के ऊपर है, वो शाम को आती है या कुछ रह के आती है। एकता की के बात उनकी संजना, ये सही किया आपने, आप दोनों में नाश्ता। यश जी इतनी देर से दोनों सास बहू की बात सुन रहे थे। संजना को देख, हमने खा लिया है बेटा, तुमने नहीं खाया हो तो खा लो, और अभी कुछ काम नहीं है इसलिए आराम कर लो, मैं और एकता जी अपने रूम में ही जा रहे हैं। संजना अपने ससुर को देख, जी पापा, आप लोग आराम कीजिए, और मैं भी नाश्ता करके आई हूँ, दोपहर के लंच के लिए शेफ को बता देती हूँ। एकता जी संजना को देख हमें सिर हिला देती हैं। उसके बाद हम उसके बाद खुद भी आराम कर लेना। संजना हमें सिर हिलाकर किचन की तरफ चली जाती है। यश जी एकता जी को देख हो गई, दिल को तसल्ली, चलिए अब आराम कर लीजिए, आपके बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपने रिश्ते बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, और नहीं होगा तो हम हैं उन्हें दिशा दिखाने के लिए। फिर हमारे तीनों बच्चों के साथ हमारी दोनों बहू और दामाद भी बहुत समझदार है, अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं दोनों। एकता जी यश की बात सुन के, हम जानती हूँ, चलिए अब दोनों वहाँ से अपने कमरे में चले जाते हैं। वैसे तो एकता जी अब पहले से ठीक थी, लेकिन अभी उनकी दवाइयाँ चल रही थी, छोटे मोटे काम भी करने लगी थी, लेकिन कभी कभी रात को डर जाती थी, जिस वजह से यश जी ने अभी ऑफिस जाना शुरू नहीं किया था। वो ज्यादातर एकता जी के साथ अपने समय बिताते थे। वही संजना किचन में जाके शेफ से, माँ पापा और मैं, सिर्फ हम तीनों का लंच बनाना है, बाकी आप कितने सर्वेंट रुकोगे, दोपहर में उनका बना दो। जी, और हाँ, माँ के लिए आज खीर बना देना। जी मैडम। संजना उन्हें बता के अपने रूम में चली जाती है। रात को ढंग से सोई नहीं थी, या ये कहो राज ने सोने दिया, इसलिए उसे अब जोरों से नींद आ रही थी। रूम के जाके बिना चेंज किए ही बेड पर लेट गई, और लेटते ही उसे नींद आ गई। वही यदुवंशी हाउस में सब लोग पिंकी के आने से बहुत खुश थे। अनु जी ने अपनी बहू और बेटी दोनों के लिए जाने क्या क्या बना दिया। उनके घर की बेटी और बहू दोनों में सबसे खूबसूरत सफ़र को तय करने वाली थी। हालांकि आकृति की प्रेगनेंसी को 4 महीना शुरू हुआ था, और पिंकी के अभी शुरुआती दिन थे, लेकिन दोनों का बच्चों में 4/5 महीने का फर्क ही होना था। डाइनिंग टेबल पर बैठी पिंकी और आकृति दोनों का मुंह बना हुआ था, क्योंकि अनु जी टेस्ट करा के की जाने कितना खिला चुकी थी। अब दोनों के पेट में ही जगह नहीं थी, लेकिन अनु जी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में दोनों की शक्ल देख अनुराग जी उन्हें रोका, बात करो अनु, बच्चियों के पेट जगह नहीं है अभी, और वैसे भी अभी पिंकी रुकेगी, बाकी का प्यार अगले दिन के लिए छोड़ दो। अनु जी उनकी बात सुन के दोनों को देखती है, जिन्हें देख सच में लग रहा था उनके पेट में एक टॉफी खाने की भी जगह नहीं है। पिंकी अपनी माँ को देख, माँ आपने मुझे इतना खिला दिया है, अब मेरी ना तो खड़े होने की हिम्मत है ना ही बैठने की, इसलिए मैं मेरे कमरे में सोने जा रही हूँ। लेकिन बेटा, पिंकी अपनी माँ की बात सुन के, बेगैर माँ बाकी का प्यार आपका नाती ये नाते ना जाए तब उसे लूटा लेना, मुझे बख्श दो। उसकी बात सुन के अनु जी का मुंह बन गया। वही बाकी सबको हंसी आ गई। अनुराग जी पास में बैठी आकृति को देख, आपकी भी हालत पिंकी जैसी हो रही होंगी, जाओ आप भी रेस्ट करो। कृष्ण आकृति को उसके रूम में ले जा। कृष्ण हाँ में सिर हिला आकृति को उसके रूम तक ले जाता है। अनु जी अनुराग जी को नाराजगी से देखती है। अनुराग जी उन्हें देख, नाराज मत होइए, दोपहर में खिला देना हो, बचा हुआ है।
इतने कह के वो हंस देते हैं। अनु जी उन्हें देख, आप हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें बात नहीं करनी आपसे। अनुराग जी उन्हें जाते देख मैडम नाराज हो गई, चलो मानना पड़ेगा। वो भी उनके पीछे चल पड़ते हैं।